वाया हीटर को अगर रिलेट करें कि वाया हीटर क्या काम है और उसको क्यों ला रहे हैं। सो इट लाइक आपकी ट्रेन्स होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन से, मल्टीपल स्टेशन से एक डेस्टिनेशन पर जा रही हैं। एक ओरिजिनेटिंग डेस्टिनेशन है और एक टर्मिनेटिंग डेस्टिनेशन है। और बीच में किसी सर्वर पर या डेस्टिनेशन पर आप हो, लाइक कोई ट्रेन है जो फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली आ रहा है। अगर आप दिल्ली स्टेशन पर हो तो आपको वहां पर एक अनाउंसमेंट आता है कि वाया दिस 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 स्टेशन। सो मीन्स वाया हीडर, वो आप उससे क्या आइडेंटिफाई करते हो कि ये ट्रेन उन स्टेशन से होकर आई है। मीन्स वाया इज टू जस्ट टू इंडिकेट द पाथ कवर्ड। ओके, पाथ कवर्ड बाय ए रिक्वेस्ट। ये पाथ इंफॉर्मेशन कैरी करता है। बट क्यों पाथ इंफॉर्मेशन हमें क्यों कैरी करना है? क्योंकि अगर हमारे पास पाथ इंफॉर्मेशन है, सो रिवर्स ऑर्डर में उस पाथ को फॉलो करके हम पर्टिकुलर किसी भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स राउट कर सकते हैं। सो वाया इज टू रूट। इसका यूज केस क्या है? एक तो व्हाट इज वाया एंड दूसरा है यूज केस। यूज केस क्या है? टू राउट बैक द रिस्पॉन्स। किसी भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमें क्या करना है? बैक लाना है। उसका रिस्पॉन्स किस पाथ में आएगा, तो वो वाया हीडर को देखते हुए, टू फॉलो द वाया हीडर। इट इज यूज टू रोड बैक द रिस्पॉन्स ऑफ एनी सिप रिक्वेस्ट। किसी भी सिप रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स किसके बेस पर आता है? बेस्ड ऑन वाया हीडर। ओके, टू एंड फ्रॉम ये यूज नहीं होते हैं रिक्वेस्ट को राउट बैक करने में। और व्हाट इज वाया हीडर? It is the address. It carrying address. It carrying address of request originator. Request originator as well as request originator means user agent client, नहीं, and all proxies, and all proxies, yeah, all hops, and all hops that forward the request. That forward the request. And each hops or each proxies add its own via header. वो अपने खुद के via header add करते हैं। ओके, अब ये काम कैसे करता है तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो लाइक यूजर एजेंट क्लाइंट एंड सर्वर। तो एक मल्टीपल सर्वर्स लेते हैं, मल्टीपल हॉप्स और प्रॉक्सी सर्वर, जैसे P1, P2, P3 एंड P4। यूजर एजेंट क्लाइंट एंड सर्वर। So if user agent client initiate a voice call, okay, initiate a invite request to proxy server 1. So as per definition, via header contain address of request originator, and all proxies that forward the request add its own via header. So this is your invite request. अब इस invite request में क्या क्या पैरामीटर्स जाएंगे? टू हीडर में किसका एड्रेस होगा? That is user agent server, address of record of user agent server. yes, From it user agent client. right, And और क्या होगा? मैक्स फॉरवर्ड होगा। ओके, yes, एंड डिफॉल्ट वैल्यू 70। एंड क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर सी से कितना होगा? 1। अगर हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करें तो सी से कभी पिक्चर में नहीं लेते हैं, इसके बाद कवर करेंगे। ओके, एंड एक क्या होगा? रिक्वेस्ट ओरिजिनेटर है, ये अपना खुद का वाया हीडर ऐड कर देगा। और ऐसा लेते हैं यहाँ पर वाया हीडर में अपना ओन एड्रेस दे देगा। ओके, रिक्वेस्ट ओरिजिनेटर ने एक वाया हीडर ऐड किया और उसी वाया हेडर में वो अपना एड्रेस भी
इंसर्ट कर रहा है। और रिमेंबर, जो अपना वाया हीडर ऐड करेगा उसका वाया हीडर वो इटसेल्फ रिमूव करेगा। लाइक अगर प्रॉक्सी सर्वर 1 अपना वाया हीडर ऐड कर रहा है तो प्रॉक्सी सर्वर 1 का जो वाया हीडर है उसे कौन रिमूव करेगा? प्रॉक्सी सर्वर 1 ही रिमूव करेगा। ओके, जो ऐड करेगा वही रिमूव करेगा। तो यहाँ पर क्लियर है, ये एक वाया है, यानी ये इनवाइट रिक्वेस्ट जब प्रॉक्सी सर्वर 1 को हिट हो रहा है, सो ये कैसे, इसमें कितने वाया हीडर है? ओनली वन, एंड दैट कैरिंग एड्रेस ऑफ यूजर एजेंट क्लाइंट। नाउ इमीडिएटली प्रॉक्सी सर्वर 1 रिवर्ट विद 100 ट्राइन। सो उसको पिक्चर में नहीं लेते, इट जस्ट यूज टू indicate that request has been received by proxy server 1, and now your invite is forwarded to proxy server 2. Now you know to and from सेम रहेगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपका वाया हीडर में अब एक एड्रेस ऑलरेडी था। किसका एड्रेस? दैट इज यूजर एजेंट क्लाइंट। एंड एक वाया हीडर और ऐड हो जाएगा, किसका? प्रॉक्सी सर्वर 1 का। P1 ने अपना एड्रेस डाल दिया इसमें। ओके, एक वाया हीडर और ऐड कर दिया। देन प्रॉक्सी सर्वर 2 forward this request to proxy server 3, and 3 forward to 4, and 4 forward to user agent server. रिमेंबर, यहाँ पर वाया हीडर आपके कितने होंगे? क्लाइंट P1 एंड P2 अपना खुद का वाया हीडर इंसर्ट करेगा, एंड इट्स ओन एड्रेस यहाँ पर इंसर्ट होगा। ओके, नाउ यहाँ पर वाया हीडर्स में अभी कितने एड्रेसेस होंगे? 4। वाया P3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कुछ एड्रेसेस को क्या कर रहा है? एड्रेसेस कैरी कर रहा है वाया P4। सो इट इज क्लियर कि ये एड्रेस, ये पाथ कवर्ड कुछ शो कर रहा है कि पाथ कवर। ओके, कि फर्स्ट वो क्लाइंट से निकला, क्लाइंट से कहाँ पर रिसीव हुआ? P1, P1 से P2 गया था, P2 से P4 आया, देन P4 से, सॉरी, P3 टू P4, एंड फाइनली P4 टू यूजर एजेंट सर्वर रिसीव हुआ। सो अब यूजर एजेंट सर्वर इस रिक्वेस्ट के बिहाफ पर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। सो रिस्पॉन्स के लिए इसे क्लाइंट के एड्रेस को जानना रिक्वायर्ड है क्या, कि उसका क्लाइंट का एड्रेस क्या है? एड्रेस क्वेरी करना जरूरी है यहाँ पर, मैंडेटरी है क्या, कि क्लाइंट का एड्रेस क्या है? इस रिस्पॉन्स को रोड बैक करने के लिए क्या हम रिवर्स ऑर्डर में ऐसे नहीं होगी कि पहले आप P4 जाओ, P4 से P3 देन P2, क्या रिवर्स अप्रोच नहीं कर सकते रिवर्स ऑर्डर में? So when user agent server generate a request like 180 ringing. So अब ये 180 ringing कैसे फॉरवर्ड होगा टू प्रॉक्सी सर्वर 4? इट इज योर इनवाइट, सॉरी, 180 ringing. So you know यहाँ पर टू हीडर में किसका एड्रेस है? दैट इज यूजर एजेंट सर्वर। फ्रॉम में किसका एड्रेस है? दैट इज यूजर एजेंट क्लाइंट। तो 180 ringing में टू में किसका एड्रेस होगा, एंड फ्रॉम में किसका एड्रेस होगा? 180 रिंगिंग, जो 180 रिंगिंग रिस्पॉन्स है इसमें टू एंड फ्रॉम में किसके एड्रेसेस होंगे? टू में सर यूजर सर तो मैं यूजर एजेंट एक्सेस क्लाइंट का, क्लाइंट और और फ्रॉम में यूजर एक्सेस सर्वर। नो, टू में यूजर एजेंट सर्वर का ही एड्रेस होगा, एंड फ्रॉम में क्या होगा? यूजर एजेंट क्लाइंट का ही एड्रेस होगा। ओके, ये वही एड्रेस टू एंड फ्रॉम सेम रहेंगे एज रिक्वेस्ट। जो टू एंड फ्रॉम आपके रिक्वेस्ट में है, सेम टू एंड फ्रॉम किस में होंगे? रिस्पॉन्स में होंगे। टू बस इसमें एंड, टैग ऐड कर देगा ना। हाँ, टैग के साथ जाएगा, केवल एक डिफरेंस रहेगा, टैग। ओके, टैग्स हम आगे देखेंगे। सो टू एंड फ्रॉम हीडर ऑलवेज किसकी डायरेक्शन में होते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट। टू एंड फ्रॉम ऑलवेज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स की डायरेक्शन में नहीं होते हैं।
क्योंकि आप थोड़ा सा मिस्टेक कर गए आंसर में, आपको ऐसा लगा कि टू एंड फ्रॉम, अभी रिक्वेस्ट को यहाँ पर रिस्पॉन्स को यहाँ सेंड करना है तो टू हीडर में यूजर एजेंट क्लाइंट का एड्रेस होना चाहिए। बट आप थोड़ा सा मिस्टेक कर गए कि ये रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए नहीं होता है। इट इज जस्ट यू टू आइडेंटिफाई द यूजर्स। ओके, so how it is possible to route the response of any request? यहाँ पर भी टू एंड फ्रॉम सिमिलर होंगे जो आपके P4 में है, सॉरी रिक्वेस्ट में है, बिकॉज ये यूजर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डेस्टिनेशन को नहीं, यूजर्स को। डेस्टिनेशन मीन्स एंड पॉइंट को ये आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ये जस्ट टू आइडेंटिफाई द यूजर्स। So user agent server copies all via header, copies all via header in that response। इस response में क्या करेगा, all via header को कॉपी कर देगा। ओके, and look up with the last inserted via header। last inserted via header कौन है, to P4। it is the last inserted via header ना। लास्ट में कौन सा एड हीडर ऐड हुआ है, वाया हीडर P4। सो लुकअप करेगा, क्या करेगा, रिवर्स लुकअप P4, एंड आपका रिस्पॉन्स कहां पर आ जाएगा, P4 को। ओके, देन P4 वाया हेडर में क्या करेगा, लुकअप करेगा कि अब लास्ट एड्रेस क्या ऐड हुआ है। ओके, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मींस अब P4 क्या है, P4 के पास रिस्पॉन्स आएगा इतने सारे वाया हेडर के साथ, वाया क्लाइंट, वाया P1, वाया P2, वाया P3, वाया P4। तो अपने P4 को ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, ये तो मेरा ही वाया हीडर है, चलो इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो P4 इसको क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। एंड लेट अब देखेगा कि लास्ट एड्रेस कौन सा ऐड हुआ है, वाया P3, तो इट फॉरवर्ड द रिस्पॉन्स टू P3। एंड अब P3 जब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करेगा तो ओन वाया हीडर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, यानी P3 भी यहाँ से रिमूव हो गया। एंड नाउ इट फॉरवर्डेड टू P2। एंड P2 के पास जब आएगा तो P2 अपना वाया हेडर रिमूव करेगा, और ऐसे वन बाय वन वाया हेडर रिमूव होते आ जाएंगे। ओके, और रिस्पॉन्स आपका राउट बैक हो जाएगा। ये हो गया 180 रिंगिंग। एंड रिमेंबर वंस अगेन, टू एंड फ्रॉम इज नॉट यूज टू राउट द बैक और राउट द रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट राउटिंग, रिक्वेस्ट को राउट करने के लिए यूज नहीं होते हैं कि टू मीन्स यूज, जस्ट ये रिक्वेस्ट की डायरेक्शन में होते हैं। हु इज ओरिजिनेटर, हु इज कॉलर एंड हु इज कॉली, जस्ट ये डिफाइन करने के लिए होते हैं, यूजर्स को डिफाइन करते हैं तो कौन सा यूजर कॉली है, कौन सा यूजर कॉलर है। कॉलिंग एंड कॉल्ड पार्टी को ही सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऑलवेज ये रिक्वेस्ट की डायरेक्शन में होते हैं, ये रिक्वेस्ट को राउट करने के लिए नहीं होते। यहाँ पर टू एंड फ्रॉम में आपने दिया है ना, इस टू एंड फ्रॉम के बेस पर रिक्वेस्ट की राउटिंग नहीं हुई, ये रिक्वेस्ट की राउटिंग, यानी ये रिक्वेस्ट जो इनवाइट रिक्वेस्ट यहाँ पर रीच हुआ है, ये टू एंड फ्रॉम को देख के रीच नहीं हुआ है। इट इज जस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द यूजर्स इन द नेटवर्क, और ये उनका एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड से बिलोंग करता है। अभी एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड भी देखेंगे थोड़ी देर में। आई होप वाया हीटर क्लियर है। इट इज यूज टू रूट बैक द रिस्पॉन्स, यानी किसी भी रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो किसके बेस पर आएगा, वाया हीटर के। कभी पूछते हैं कि अगर P2 आपका क्या है, स्टेट लेस प्रॉक्सी है, तो P2 स्टेट लेस है, दैट मीन्स P1 से इसने रिक्वेस्ट रिसीव किया तो P1 का एड्रेस ये फॉरगेट हो गया होगा, इसके पास P1 का कोई एड्रेस नहीं है, इवन P3 का भी कोई एड्रेस नहीं है। सो अगर P3 ने P2 को रिस्पॉन्स सेंड किया, और P2 क्या है, एक स्टेटलेस प्रॉक्सी है, तो ये एड्रेस तो फॉरगेट हो गया होगा कि हमने रिक्वेस्ट कहाँ से रिसीव की थी, किस प्रॉक्सी सर्वर से। सो रिस्पॉन्स को कैसे करे, क्या एड्रेस की क्वेरी करेगा, ऐसे आपको कंफ्यूज करेंगे। तो बोलना नहीं नहीं नहीं, वो स्टेटलेस वो स्टेटफुल हो, क्या फर्क पड़ता है। किसी भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रूट करने के लिए एड्रेस की जरूरत ही नहीं है, उसी रिस्पॉन्स में वाया हीडर अवेलेबल होता है, और वाया हीडर को फॉलो करते हुए लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये कॉन्सेप्ट होता है।
और रिस्पॉन्स होप बाई होप क्या होता है, रूट बैक हो जाता है टू द क्लाइंट। और जो इंसर्ट लाइक प्रॉक्सी सर्वर टू इनवाइट रिक्वेस्ट में अपना क्या करेगा, वाया हीडर इंसर्ट करेगा एंड रिस्पॉन्स ऑफ द इनवाइट में क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते टाइम क्या होगा, वाया हीडर ऐड होते हैं। एनी प्रॉक्सी सर्वर ऐड वाया हीडर when it forward the request and remove its own via header when forward the response। रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा तो क्या ऐड होगा, ओके। रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग में क्या होगा, जब कोई भी प्रॉक्सी सर्वर रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग करेगा तो ऐड वाया, एंड रिस्पांस फॉरवर्डिंग में क्या होगा, रिमूव वाया, रिमूव वाया फोन। लाइक P2 का वाया P3 रिमूव नहीं कर सकता, ओके। P2 ने अपना वाया हीडर ऐड किया है तो अपना वाया हीडर, ये ओन वाया हीडर खुद से रिमूव करेगा, ओके। आई होप अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो आगे बढ़े। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? नो सर। एक छोटा सा हीडर और है, शीशिक। तो व्हाट इज शीशिक? इट्स कमांड सीक्वेंस। और यू कैन से शीशिक को आप ऐसे समझो, सी से काउंटिंग समझ लो, सीक्वेंस मींस क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट ओरिजिनेट कर रहा है, कितने रिक्वेस्ट ओरिजिनेट कर रहा है, उसकी ये काउंटिंग करता है, सिक्वेंशियल काउंटिंग। बट इसका फुल फॉर्म क्या है, कमांड सीक्वेंस, नॉट काउंटिंग सीक्वेंस। कमांड सीक्वेंस एक हीडर फील्ड है, मैंडेटरी हीडर फील्ड है, और ये एवरी रिक्वेस्ट में रिक्वायर्ड होता है। एंड फॉर ईच रिक्वेस्ट csec is increased by 1, csec is increased by 1, for every new request csec is increased by 1, and for retransmitted request it will be same। ये क्या होगा, सेम होगा, उसमें इंक्रीज नहीं होगा, ओके। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, क्या मीनिंग है इसका? ये सिंपल से क्या करता है, आपके ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। एक यूज क्या है, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट होगा तो उसका जैसे ही फाइनल रिस्पॉन्स आएगा वो एक ट्रांजैक्शन होगा। फिर कोई न्यू रिक्वेस्ट जनरेट होगा, उसका फाइनल रिस्पॉन्स आएगा, सेकेंड ट्रांजैक्शन होगा। सो हम क्लाइंट एंड सर्वर सिर्फ यहाँ पर ले रहे हैं। फर्स्ट वन इज क्लाइंट एंड सर्वर। If user agent client send an invite request to proxy server, sorry, to user agent server, and user agent server send 200 OK for invite. Like after 180, it send 200 OK. So this is your invite, and 180 ringing, 200 OK. So if invite carrying csec is 1, invite की काउंटिंग हम स्टार्ट करें, दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट, और मे बी आप 5 से काउंटिंग करो, ठीक है, जरूरी नहीं कि काउंटिंग ऑलवेज 1 से होगा, ओके। 5 से, ये भी एक रैंडम नंबर होता है, बाय डिफॉल्ट ये 1 से स्टार्ट होता है, बट यू कैन कॉन्फ़िगर इट अकॉर्डिंगली। सो अगर यहाँ पर csec आपका 1 है, ओके, लाइक csec हम 1 से स्टार्ट करें, दिस इज अ फर्स्ट मैसेज, किसी भी कॉल किसी भी डायलॉग का ये क्या है, फर्स्ट रिक्वेस्ट है। सो csec इज 1। देन इसके बाद हम लाइक सेशन को अपडेट करना चाह रहे हैं, ओके। सो हमने यहाँ पर अपडेट रिक्वेस्ट सेंड किया। अपडेट ये क्या है, एक न्यू रिक्वेस्ट है, राइट, क्या है, न्यू रिक्वेस्ट है। सो ये क्या है, सेकंड रिक्वेस्ट है ना, सेकंड न्यू रिक्वेस्ट, csec विल इंक्रीज बाय 1, मींस csec की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 2 होगी। देन लाइक हम प्रैक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, अब यूजर एजेंट क्लाइंट ने प्रैक सेंड किया, सो csec विल इंक्रीज बाय 1, एंड यहाँ पर आपका क्या होगा, csec इज 3। So for every new request, csec will increased by 1,
एंड फॉर रीट्रांसमिटेड रिक्वेस्ट सीसेक रिमेन सेम। लाइक आप यहाँ पर प्रैक को फिर से सेंड कर रहे हैं, आप प्रैक को फिर से यहाँ से रीट्रांसमिट कर रहे हैं, सो ये सेम प्रैक, ये क्या है, प्रैक रीट्रांसमिटेड प्रैक, यानी जो आपने फर्स्ट प्रैक दिया है उसी का रीट्रांसमिशन है। सो यहाँ सीसेक विल नॉट बी इंक्रीज एंड रिमेन सेम, यहाँ पर सीसेक कितना होगा, 3 होगा। So for every new request, CSEC will increase by 1. So CSEC is used to identify the transaction, and it is also used to identify or differentiate between new request or retransmitted request. लाइक किसी कॉल में आपको कितने मिल रहे हैं, 2 प्रैक मिल रहे हैं, 2 इनवाइट मिल रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, 2 प्रैक मिल रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, विद सीसेक। अगर ये प्रैक न्यू रिक्वेस्ट होगा तो सीसेक इज इंक्रीज्ड बाय 1 होगा, सीसेक डिफरेंट होगा उसका। बट अगर सीसेक सेम है दैट मींस क्लियर है ये क्या है, रीट्रांसमिटेड रिक्वेस्ट है। सो इट इज आल्सो यूज्ड टू डिफरेंशिएट, हमें डिफरेंशिएट करता है अबाउट न्यू रिक्वेस्ट और रीट्रांसमिटेड। तो इन केस ऑफ रीट्रांसमिटेड रिक्वेस्ट सीसेक विल नॉट बी चेंज एंड इट विल रिमेन सेम। ओके, क्लियर है? क्लियर है सर। एंड एक और यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे, उसके भी प्रॉपर रीजन है। कैंसिल एंड एक्ट, कैंसिल एंड एक्नॉलेजमेंट कैरिंग सेम सीसेक एज इनवाइट, कैंसिल एंड एक्ट सेम सीसेक नंबर कैरी करें, क्या करेंगे, सेम सीसेक, इनका क्या होगा, सेम सीसेक होगा। जिस रिक्वेस्ट को आप कैंसिल कर रहे हैं उस रिक्वेस्ट का जो सीसेक है वही सीसेक कैंसिल रिक्वेस्ट का होगा। एक्नॉलेजमेंट का जो सीसेक है वही सीसेक कितना होगा, लाइक यहाँ पर आफ्टर 200 ओके आप क्या जनरेट करोगे, अपॉन रिसीविंग 200 ओके फॉर इनवाइट यू विल जनरेट एक्नॉलेजमेंट ना, एक्ट। सो इस एक्ट का सीसेक, टेक्निकली ये न्यू रिक्वेस्ट है ना, सेकंड न्यू रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर सीसेक 2 होना चाहिए था, राइट, बट इसका सीसेक कितना होगा, 1 ही होगा। लाइक आपने इनवाइट जनरेट किया, 180 रिंगिंग हो रहा है और आपने कैंसिल जनरेट कर दिया। सो किस रिक्वेस्ट को आप कैंसिल कर रहे हैं, उस रिक्वेस्ट का सीसेक जो है वही सीसेक इस कैंसिल रिक्वेस्ट का होगा, दैट इज 1। तो कैंसिल एंड एक्ट कंटेन सेम सीसेक, ओके, कैंसिल एंड एक्ट कंटेन सेम सीसेक, रिमेंबर। इसका रीजन वो आपके स्विप लेयर से आता है, ओके, ट्रांजैक्शन लेयर और ट्रांजैक्शन यूजर। सो ट्रांजैक्शन यूजर जितने उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों होता है। एक होता है ट्रांजैक्शन यूजर और एक होता है ट्रांजैक्शन लेयर। ट्रांजैक्शन यूजर क्या होता है, ट्रांजैक्शन लेयर ये क्या करता है, रिक्वेस्ट को ओरिजिनेट करता है और एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करता है इन ट्रांजैक्शन लेयर। जो जितनी भी रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट होती हैं वो हमारी क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्रिएट करती है इन ट्रांजैक्शन लेयर। सो अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है सो ट्रांजैक्शन लेयर इटसेल्फ क्या जनरेट कर देता है, एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर देता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये रीजन है आपके कैंसिल एंड एक्ट कैरिंग कंटेन सेम सीसेक एज इनवाइट। लाइक आप इनवाइट रिक्वेस्ट को कैंसिल कर रहे हैं तो जो इनवाइट रिक्वेस्ट का सीसेक है वही सीसेक कैंसिल रिक्वेस्ट का होगा, एंड जो इनवाइट का सीसेक है वही एक्ट का भी होगा। सो इट इज यूज्ड टू differentiate between new request and retransmitted request, and cancel and act contain same CSEC. Okay, so all about CSEC and so आपके ओवरऑल मैंडेटरी हीडर्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, सो इन सेम वे ट्रांजैक्शंस का कुछ पार्ट बचा है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी आपको सेकेंड क्लास में क्लियर हुआ था, कुछ पार्ट इसमें और ऐड ऑन करना है।
Okay, so what is transaction? Anyone? What is transaction? Sir, for any request we get final response, then it is called transaction. A request followed by its final response is known as transaction. A request followed by its final response known as transaction. Or for any request, if we are getting final response, then it is an transaction. So, like if we are generating a invite request, so this is our invite, and if invite getting successful final response. So यहाँ हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स और अनसक्सेसफुल फाइनल। हम सिर्फ बात कर रहे हैं फाइनल रिस्पॉन्स की। और फाइनल रिस्पॉन्स दो टाइप के हो सकते हैं, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। तो ट्रांजैक्शंस क्रिएट होने के लिए वी जस्ट रिक्वायर्ड ए फाइनल रिस्पॉन्स, आइदर इज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। So we just required a final response. So like 180 ringi and it is 200 okay. So it is a final response. And what is it? Successful final response. So it is a transaction. So यहाँ पर क्या हुआ? Transaction 1. So हमें जैसे भी किसी request का final response मिलेगा, that means ये क्या हो गया? एक transaction हो गया. This is transaction number 1. Okay. Now upon receiving 200 okay, you will generate acknowledgement. Okay. Now your RTP will establish. Your RTP will establish. And when user agent client want to terminate the session, it generate by request. So when by getting final response, it is by getting final response like 200 okay. So for any request we are getting final response. That means ये भी एक transaction होगा, transaction. By default transaction 3. Acknowledgement क्या है? अपने आप में एक transaction होता है. बट यहाँ पर क्या ध्यान देना, इनवाइट रिक्वेस्ट के बाद, इनवाइट रिक्वेस्ट का अगर फाइनल रिस्पांस रिसीव हो रहा है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो अपने आप में एक ट्रांजैक्शन होता है। ओके, इफ इनवाइट गेटिंग सक्सेसफुल फाइनल रिस्पांस, देन ACK is a different transaction. ACK is a different or new transaction. And if invite getting unsuccessful final response, like if you are ये figure 2 है, like this is your invite request and this is 486 user busy, then after receiving final response you will generate acknowledgement. Like आपने invite send किया and user is busy, it not able to attend your call. Okay, so it send 486 user busy. Okay, it is user busy and final response आपको जब भी रिसीव होगा आप क्या जनरेट करोगे? एक्नॉलेजमेंट. So यहाँ कितने ट्रांजैक्शन हुए? So now invite getting unsuccessful final response, you know, invite getting failure response, unsuccessful final response, then acknowledgement will be the part of the same transaction. अब ये transaction यहाँ से यहाँ तक का होगा. Okay, transaction 1. And if invite getting successful final response, then acknowledgement अपने आप में एक transaction होगा, a new transaction. Okay. और ट्रांजैक्शंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्रांच आईडीज. ओके, ब्रांच आईडीज एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस को हम विद द हेल्प ऑफ सीसेक भी कर सकते हैं. बिकॉज लाइक आप यहाँ पर सीसेक कर रहे हैं. ओके, यहाँ पर सीसेक कितना होगा आपका? ये सीसेक कितना है? इसका सीसेक लाइक अगर 1 है. ओके, सीसेक मान लीजिए 1 है, इसका सी सीक्वेंस 1 है. सो एक्नॉलेजमेंट का सी सीक्वेंस कितना होगा? ये न्यू रिक्वेस्ट है, कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कैंसिल ACK यूजेस सेम सीसेक. सेम इसका भी सीसेक कितना होगा? 1 ही होगा. ये बाय का कितना होगा? सीसेक 2. तो यहाँ पर सीसेक कितना है? 2 है. यानी हम देख रहे हैं इसमें कितने ट्रांजैक्शन बन रहे हैं आपके?
इसमें फर्स्ट वाले में कितने ट्रांजैक्शन बन रहे हैं? 3 transaction. कितने यहाँ पर टोटल? तीन थ्री सीक्वेंस, हाँ ट्रांजैक्शन तो 3 है, 3 सीक्वेंस कितने हो रहे हैं? 2 2. हो रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर क्या हो रहे हैं? यहाँ पर कितने शीर्षक बने हैं? शीर्षक अगर इसका 1 है, ओके, और यहाँ पर कितने हैं? एक्नॉलेजमेंट में शीर्षक कितना होगा? 1 ही। यानी अगर शीर्षक की बात करें तो शीर्षक इनवाइट का और एक्नॉलेजमेंट का सिक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन तो हमारे 1 है और शीर्षक भी हमारे कितने हैं? 1 है। ये एक एक्चुअली मैं डिफिनेशन को बताने जा रहा हूँ, ये डिफिनेशन बहुत जगह लिखी हुई मिली है कि ट्रांजैक्शंस को हम शीर्षक से आइडेंटिफाई करते हैं, और मैं जस्ट एक उस पर डिस्कस कर रहा हूँ आपको। आपका क्या व्यू है, आप खुद बताएं कि वो डिफिनेशन हर जगह मिलेगी, इवन इंटरनेट पर ही, और वो करेक्ट है या नहीं। अगर वो करेक्ट है तो और चीजें फिर रॉन्ग है। ये में शीर्षक होता है ना, सॉरी, फेल ट्रांजैक्शन में सेम शीर्षक और शीर्षक यूज होता है ना सर? नहीं, फेल ट्रांजैक्शन और शीर्षक मतलब सेम ही रहेगा, जैसे ट्रांजैक्शन 1 है तो शीर्षक भी 1 ही होगा उसका। ये, हाँ ओके, हाँ, लेकिन एक्नॉलेजमेंट का क्लियर है कि एक्नॉलेजमेंट क्या करेगा? सेम शीर्षक यूज करेगा, कैंसिल एंड एक्नॉलेजमेंट। बट यहाँ पर देखना है कि ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं? टोटल 3 हो रहे हैं, लेकिन शीर्षक कितने हैं? शीर्षक 2। शीर्षक केवल हमारा 1 से 2 हुआ, यानी शीर्षक कितना बार चेंज हुआ? केवल 2, यानी 1 + 1, शीर्षक 1 एंड शीर्षक 2। सो क्या शीर्षक से हर बार ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, करेक्ट आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है क्या? नहीं करेक्ट है नॉट नॉट ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज बट केवल हेल्प करता है, लेकिन इससे हम करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट आप इंटरनेट पे भी चेक करोगे, ये चीजें मिलेगी, इवन हर जगह मिलेंगी कि ब्रांच आईडी और शीर्षक से। तो ब्रांच आईडी भी आगे डिस्कस करेंगे, और वो भी दिखाएंगे कि इंटरनेट पे क्यों गलत लिखी, या तो फिर ये कॉन्सेप्ट गलत है। हाँ, ये सब कॉन्सेप्ट या तो गलत है, राइट, कुछ तो गलत है, लेकिन ये 3GPP ही इसको रिकमेंड करता है, 3GPP का रूल है ये तो बिल्कुल करेक्ट है, हमें लॉग फाइल में भी दिखता है। तो इसका मतलब जो डिफिनेशन है ना, और डिफिनेशन वो होती है जो ऑलवेज करेक्ट हो। ओके, लोग ये सोचते हैं फॉर एवरी रिक्वेस्ट इफ यू आर गेटिंग फाइनल रिस्पॉन्स। सो अब इसको अब रिलेट कैसे करना है, इसको आप एक तरीके से रिलेट कर सकते हो, वो बोलते क्यों हैं कि क्यों फाइनल, क्यों हमें शीर्षक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको भी क्लेरिफाई ना कैसे, क्योंकि आपने भी डिफिनेशन तो पढ़ लिया होगा लेकिन इस पर रिसर्च नहीं क्यों, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करना मस्ट है। फिर भी ये डिफिनेशन क्यों है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि डिफिनेशन ये क्यों है, कैसे आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं हम शीर्षक से, कोई बताएगा? कि सभी लोग कंफ्यूज हो गए, कौन गलत है? ये गलत है कॉन्सेप्ट या ये गलत है? सर 2 केस में हम लोग सी सीक्वेंस सेम ही रखते हैं, जिसका जो है कैंसिल और एचसी के, और जो एचसी के है हम उसी टाइम यूज करते हैं जब 3 वे हैंडशेकिंग यूज होता है। और 3 वे वही नहीं, हैंडशेकिंग हाँ आप थोड़ा थोड़ा जा रहे हो, कौन गलत है इसमें से, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है या ये गलत है? सर किसी को गलत भी दोनों नहीं, सही है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। हाँ गुड, सर। ठीक है, ऐसे कोई भी कंफ्यूज करे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, दोनों सही है। जरा याद करो ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? फाइनल टाइप ऑफ रेस्पॉन्स जब वो मिलता है तभी हाँ, होता है हमारा तो ट्रांजैक्शन। यहाँ पर गड़बड़ किस वजह से हो रहा है? सर यहाँ पे हमारा फाइनल ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है ना, 200 ओके मिल गया, लेकिन हमारा फाइनल रिस्पॉन्ड मिला नहीं है। अब एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट तो देखो सेंड हो रहा है, जी एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट तो है,
ओके, बट इस रिक्वेस्ट का क्या आप कोई रिस्पॉन्स भी ले रहे हो क्या? इसका कोई फाइनल रिस्पॉन्स या कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है क्या? नहीं 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 सर। नहीं और ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि किसी भी रिक्वेस्ट का फाइनल रिस्पॉन्स आना जरूरी है, तभी हम ट्रांजैक्शन में काउंट करेंगे, राइट? यस। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम ट्रांजैक्शन में किसी भी रिक्वेस्ट का ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा है, मीन शीर्षक तो आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन सक्सेसफुल के केस में केवल हम इसको ट्रांजैक्शन मान रहे हैं, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहा है एज ए ट्रांजैक्शन लेयर। तो बिग कंफ्यूजन हो रहा है ना? जी सर। इस पर बात होनी जरूरी थी, इस पर बात होनी जरूरी भी है, इस पर डिटेल डिस्कशन कि फाइनल रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है फिर भी हम ट्रांजैक्शन काउंट कर रहे हैं। डिफिनेशन बोलता है कि इफ एनी रिक्वेस्ट गेटिंग फाइनल रिस्पॉन्स, तो क्या रीजन है इनके, और यहाँ पर इवन हम ट्रांजैक्शन नहीं काउंट कर रहे हैं। शीर्षक हमारे यहाँ पर 2 ही है बट ट्रांजैक्शन 3 है। डिफिनेशन पढ़ते हैं कि शीर्षक एंड ब्रांच आईडी ये 2 हीडर हैं जो हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये और इनकी क्लैरिटी कहीं नहीं है। एक क्लैरिटी केवल कहीं पर डिफिनेशन लिखा होगा बहुत सालों पहले, एक क्या कि when user agent client receive 200 okay client transaction is destroyed something like ऐसा कुछ डिफिनेशन था, और पूरी इंडिया में वही घूम रहा है, हमें इसकी क्लैरिटी लेनी है, ठीक है? सो रिमेम्बर दिस पॉइंट, ओके? जितने भी डिफिनेशन है और आपके कौन से लिखी हुई सब करेक्ट है, बट किसी की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? ट्रांजैक्शन की भी डिफिनेशन गलत नहीं है। ऐसे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन की आप जो डिफिनेशन पढ़ते हो वो भी गलत साबित हो गई ना, कि फॉर एनी रिक्वेस्ट गेटिंग फाइनल रिस्पॉन्स, इवन इसका तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है एक्नॉलेजमेंट का, फिर भी हम ट्रांजैक्शन काउंट कर रहे हैं। तो वैसे तो वो ट्रांजैक्शन वाली डिफिनेशन भी इनकरेक्ट हो गई, ये भी डिफिनेशन इनकरेक्ट हो गई कि शीर्षक से हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, सारी डिफिनेशन ही इनकरेक्ट हो गई। बट नहीं, सारी डिफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, ओके? और उसका रीजन है कि आपके सिप लेयर पे डिपेंड करता है। तो सिप लेयर जब भी पढ़ेंगे आपको उसके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है? इवन क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करना पड़ेगा आपको, सिंगल टाइम में आंसर मिलेगा, ठीक है, खुद से। ओके, सो लेफ्ट इट, कोई भी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट का रिस्पांस क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों ट्रांजैक्शन काउंट कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं काउंट कर रहे हैं, यहाँ सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, ठीक है? इसको भी कवर करेंगे, ये अलग से टॉपिक है शिप लेयर्ड, जो हम उसका लेयर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे उसमें इसकी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? अभी के लिए कंफ्यूजन को बिल्कुल बना के रखिएगा, और सोचना, आपको भी सोचना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़े। ओके, सो ट्रांजैक्शन आप लोग काउंट कर लोगे किसी भी कॉल में, ट्रांजैक्शंस काउंट कर लोगे सभी लोग, यस सर। यस सर। यानी इनवाइट का सक्सेसफुल फाइनल रिस्पांस आएगा तब क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट एक न्यू ट्रांजैक्शन होगा, ओके? क्लियर है? अगर अनसक्सेसफुल है तो एक्नॉलेजमेंट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा, ओके? क्लियर है? नाउ डायलॉग आपको पता है, डायलॉग क्या था, डायलॉग भी आपने पढ़ लिया। व्हाट इज डायलॉग? व्हाट इज डायलॉग? व्हाट इज डायलॉग? It is an peer-to-peer relationship. It is a complete exchange of SIP signaling between two user agent. समझो, इसे बताया था, आप लोग भूल गए क्या? Dialogue is a peer-to-peer relationship, or it is a complete exchange of SIP signaling
between two user agent. अब आपको बताया था ये कंप्लीट, अभी क्वेश्चन होगा ये कंप्लीट क्या बोले जा रहे हो, क्या है मतलब कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ सिप सिग्नलिंग, क्या मीनिंग है इसका? बोलते हैं ना, इट इज अ complete exchange of SIP signaling between two user agent. And dialogue is established through a successful final response. Means dialogue establish होने के लिए एक successful final response, यानी for if invite getting successful final response that is 200 okay, then only your dialogue will establish. यानी जैसे ही आपका क्या हुआ, यहाँ 200 ओके रिसीव हुआ, मीन्स डायलॉग आपका क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, डायलॉग एस्टेब्लिश हो गया। अब एक और वर्ड आता है सेशन। व्हाट इज सेशन? तो सेशन डायलॉग क्या है, डायलॉग एंड ट्रांजैक्शन इज द पार्ट ऑफ कंट्रोल प्लेन। ये किस पार्ट के हैं? कंट्रोल प्लेन की बातें हैं। डायलॉग एंड ट्रांजैक्शन इज पार्ट ऑफ कंट्रोल प्लेन, बट सेशन इज द पार्ट ऑफ सेशन इज द पार्ट ऑफ यूजर प्लेन। ये यूजर प्लेन की बातें हैं, यानी सिंपल सा मीडिया रिलेशनशिप। ओके, ये तो क्लियर हो गया कि अगर दो यूजर एजेंट के बीच में मीडिया रिलेशनशिप है, दैट मीन वो क्या है, एक सेशन है। तो अभी क्या सेशन हुआ? तो डायलॉग तो हमने बोल दिया कि अपॉन रिसीविंग ए सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स हमारा डायलॉग एस्टेब्लिश हो गया, डायलॉग एस्टेब्लिश हो गया। एंड when user agent client send acknowledgement, it is also indicating that user agent client has started session. ये क्या कर रहा है, सेशन को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है विद एक्नॉलेजमेंट। विद एक्नॉलेजमेंट हमारा सेशन स्टार्ट हो गया। ओके, सो डायलॉग इज a complete exchange of SIP signaling between two user agent, or it is a peer-to-peer relationship between two user agent. And dialogue is always established through a successful final response. But transactions के लिए successful final response की जरूरत नहीं है, केवल final response successful और unsuccessful. But ये peer-to-peer relationship क्या है? क्या सिर्फ इतने को ही हम डायलॉग बोलते हैं क्या? यही पर डायलॉग हो गया? नहीं। क्या यही कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ सिप सिग्नलिंग है? नो। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ सिप सिग्नलिंग? तो डायलॉग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कहां पर डायलॉग एस्टेब्लिश हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा है? तो डायलॉग 3 स्टेजेस में होते हैं। डायलॉग जहां पर ये 3 स्टेजेस फॉलो हो रहे हो, समझ लेना वहीं पर डायलॉग है। बाकी ऐसे तो आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, क्या हर जगह डायलॉग ही नहीं, केवल 2 रिक्वेस्ट ऐसी हैं जो डायलॉग एस्टेब्लिश करती हैं, लाइक इनवाइट एंड सब्सक्राइब। तो कहीं पर भी ये कंप्लीट है, मीन्स कहीं पर भी ये आपको होगा सक्सेसफुल फाइनल रिस्पांस होगा तो डायलॉग होगा। आपने बाय सेंड किया, 200 ओके आ गया, डायलॉग हो गया। नहीं हुआ। नहीं सर। 3 स्टेज, तो ये सब कंफ्यूजन सभी लोगों का है, पूरा इंडिया कंफ्यूज है, रट्टा सभी ने मारा है। याद रखना, मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ, इजिली आइडेंटिफाई कर लो। 3 स्टेजेस होती हैं डायलॉग की, जहां पर ये 3 स्टेजेस फॉलो होती हैं उसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ सिप सिग्नलिंग, उसी को बोलते हैं कंप्लीट रिलेशनशिप। कैसे? एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है हमारा इनिशिएशन, जहां पर किसी रिक्वेस्ट के थ्रू हम डायलॉग को इनिशिएट हो रहा हो, डायलॉग को हम क्या कर रहे हो, एस्टेब्लिश कर रहे हो। एस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन, जहां पर भी ये 3 स्टेप्स फॉलो हो रहे हो, तीनों कंडीशन, डायलॉग सिर्फ वहीं पर क्रिएट होता है। इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ सिप सिग्नलिंग। व्हाट इज यू मीन बाय कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ सिप सिग्नलिंग? मीन्स from initiation to establishment to termination, from initiation via a invite request, okay, or subscribe,
फ्रॉम टर्म एस्टेब्लिशमेंट मीन्स इनिशिएशन, तो लाइक योर इनवाइट 180 रिंगिंग 183, इट इज द पार्ट ऑफ इनिशिएशन. And establishment through a 200 OK successful final response and terminate by a by request termination. This is the end to end signaling. ये end to end relationship का मतलब initiation start हो, establish हो और terminate हो. ये है जहां पर ये सारे पार्ट कवर हो रहे हैं बिटवीन टू यूजर एजेंट. रिमेंबर जी, किसी भी दो यूजर एजेंट के बीच में अगर तीन कंडीशन आप देख लो कि फॉलो हो रही हैं, दैट मीन्स वहां पर डायलॉग है. अदरवाइज आप चेक कर लो और कितना भी रिसर्च कर लो, कहीं डायलॉग नहीं मिलेगा. आप देख लो, डायलॉग कहीं मिलने ही वाला नहीं है आपको. तीन स्टेजेस 100% फॉलो ही हो रहे होंगे, देन ओनली आपका डायलॉग है. ओके, एंड डायलॉग ऑलवेज एस्टेब्लिश थ्रू एन सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स. तो इसका मतलब होता है ये है पीयर टू पीयर रिलेशनशिप. ऐसा तो रिलेशनशिप आपका बाय से भी हो जाता है ना, क्या ये भी डायलॉग हो गया? नो. ये डायलॉग. एंड डायलॉग ऑलवेज आइडेंटिफाई बाय ए, कैसे डायलॉग को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? विद डायलॉग आईडी. तो डायलॉग को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डायलॉग आईडी से. ओके. अच्छा, दो यूजर एजेंट के बीच में जो भी सिग्नलिंग हो रही है, इनवाइट एक्नॉलेजमेंट 200 ओके, इसके बाद आपका क्या होगा? यहाँ से बाय भी जनरेट होगा, 200 ओके आएगा. आपको पता है बिटवीन यूजर एजेंट क्लाइंट एंड यूजर एजेंट सर्वर जितने भी सिप मैसेजेस हैं, रिस्पॉन्सेज, रिक्वेस्ट इवन रिस्पॉन्सेज, सभी की एक बात कॉमन होगी, ऑल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मस्ट कैरी सेम कॉल आईडी. हर एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की सेम कॉल आईडी होगी या नहीं होगी? होगी सर. किसको लग रहा है कि नहीं होगी? सभी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की कॉल आईडी सेम होगी. ओके, करेक्ट. यस और सर, यहाँ पर करेक्ट. कितने डायलॉग, यहाँ पर कितने डायलॉग हैं? तो ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन 3 होंगे, है ना? अभी जस्ट देखा था ट्रांजैक्शन में ये 3 ट्रांजैक्शन. यानी एक हमारे आपके बीच में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं. एक नॉर्मल सा, नॉर्मल एक बेसिक सिप कॉल में, बेसिक सिप कॉल में कितने ट्रांजैक्शन है? 3. और डायलॉग हमारे आपके बीच में कितना हो रहा है? 1. तो इसको डायलॉग बोलोगे ना, क्योंकि देखो तीनों स्टेज फॉलो हो रही हैं, इनिशिएशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड Establishment. यहाँ पर हम फिर बाय रिक्वेस्ट के साथ टर्मिनेट भी कर रहे हैं. हम्म. यानी रिलेशन बना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फिर टर्मिनेट भी कर रहे हैं. ये है टोटल डायलॉग. और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? डायलॉग आईडी. यानी हमारे आपके बीच में एक ही डायलॉग बना. सो हर रिक्वेस्ट की एक बात कॉमन है, हर रिस्पॉन्स में एक बात कॉमन है, डायलॉग में कॉल आईडी सभी के सेम है. सो डायलॉग आईडी इक्वल टू होता है कॉल आईडी प्लस 2 टैग To tag and from tag. प्लस फ्रॉम टैग. अब यहाँ पर क्वेश्चन आया, भैया ये आप बताइए, जब हर एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की दो यूजर हैं, ओके, यूजर एजेंट 1 एंड यूजर एजेंट क्लाइंट एंड सर्वर, तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जितने भी मैसेजेस फ्लो होंगे सभी में कॉल आईडी तो सेम होगी और डायलॉग एक ही बनता है. तो कॉल आईडी सफिशिएंट क्यों नहीं है डायलॉग को आइडेंटिफाई करने के लिए? ये क्यों हम ऐड कर रहे हैं? वाई कॉल आईडी इज नॉट सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई ए डायलॉग? तो क्या एक कॉल आईडी से एक ही डायलॉग बनेगा? क्या एक कॉल आईडी से एक ही डायलॉग बनेगा, या एक कॉल आईडी से मल्टीपल डायलॉग बन सकते हैं? बट यहां पर हम देख रहे हैं एक ही डायलॉग बन रहा है. क्यों कॉल आईडी क्यों सफिशिएंट नहीं है डायलॉग को यूनिकनेस देने के लिए, ग्लोबली यूनिक बनाने के लिए? क्यों हमें टैग्स की जरूरत पड़ रही है? ओके, तो इसका आंसर भी है. क्या आंसर है? क्वेश्चन आएगा क्या एक कॉल आईडी से एक ही डायलॉग बनेगा? अरे नहीं, एक कॉल आईडी से मल्टीपल डायलॉग बनेंगे. अगर एक कॉल आईडी से एक ही डायलॉग बनते तो डायलॉग आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ कॉल आईडी सफिशिएंट था, देन कॉल आईडी सफिशिएंट था. बट एक डायलॉग से मल्टीपल, एक कॉल आईडी में मल्टीपल डायलॉग्स बन सकते हैं. अभी हमारी एक कॉल आईडी से मल्टीपल डायलॉग चल रहा है.
आदित्य के साथ हमारा अलग डायलॉग चल रहा है, अजय के साथ अलग चल रहा है, अजीत के साथ अलग चल रहा है। यानी अगर सिंपल सा है, केवल आपको पता है कि ये जो यूजर एजेंट है इसके मल्टीपल वेज हैं जस्टिफाई करने के लिए। लाइक हमें आपको टर्मिनेट करना है, सिर्फ ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर डायलॉग क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो हम बाय रिक्वेस्ट के साथ डायलॉग को टर्मिनेट कर रहे हैं। ओके, अगर एक कॉल आईडी में एक ही डायलॉग होता टर्मिनेट, अगर हमारे आपके बीच में एक ही डायलॉग होता सभी के साथ, तब क्या होता? ठीक है, सभी का टर्मिनेट हो जाते थे सर। यानी एक टर्मिनेशन से हम सभी को टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन अगर मुझे केवल आदित्य को या अजय को टर्मिनेट करना है, तब भी यह पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि हम उसके केवल उन्हें टर्मिनेट, यानी उनके साथ हमारा कुछ अलग होगा ना, अलग डायलॉग चल रहा है तभी तो। अगर एक ये यूजर एजेंट क्लाइंट है और ये प्रॉक्सी सर्वर है और इसकी रिक्वेस्ट को फॉर्क कर रहे हैं, यानी सिंगल रिक्वेस्ट को मल्टीपल प्लेसेस पर हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं मल्टीपल प्लेसेस पर, तो ये यूजर एजेंट क्लाइंट है, ये आपका प्रॉक्सी सर्वर है, और ये यूजर एजेंट सर्वर 1 है, यूजर एजेंट सर्वर 2 है, एंड यूजर एजेंट सर्वर 3 है। सो एक टैग वैल्यू होती है, लाइक यूजर एजेंट क्लाइंट का फ्रॉम टैग होता है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे क्यों रिक्वायर्ड है। और जितने सर्वर होते हैं ये क्या सेंड करते हैं, टू टैग्स। ये टैग वैल्यू जस्ट जैसे आप होता है ना कि कभी ऐसे अपना टैग लगा देते हो, टैगिंग करते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा टैग लगा है, ये मेरा है। सो हर एक क्लाइंट एंड सर्वर अपने टैग्स लगाते हैं। तो लाइक यूजर एजेंट क्लाइंट सेंड एन इनवाइट रिक्वेस्ट टू प्रॉक्सी सर्वर, और यहाँ पर एक कॉल आईडी होगी, इस इनवाइट की एक ही कॉल आईडी है, एंड प्रॉक्सी सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को फॉर्क यानी सिंगल रिक्वेस्ट को मल्टीपल एंड पॉइंट पर भेज रहा है। यहाँ पर सेंड कर रहा है इनवाइट, इवन यहाँ पर भी फॉरवर्ड कर दिया, इवन यहाँ पर भी फॉरवर्ड कर दिया। सो इस केस में क्या, एक देखो पीयर टू पीयर रिलेशनशिप होता है ना कि दो यूजर एजेंट के बीच में कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ शिप्स एंड मनी, तो इनके साथ जो आपका डायलॉग एस्टेब्लिश होगा क्या वो सेम रहेगा? किस यूजर एजेंट सर्वर के साथ आपका डायलॉग एस्टेब्लिश हुआ है कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्या यहाँ पर कॉल आईडी सफिशिएंट है इस केस में आपके डायलॉग को आइडेंटिफाई करने के लिए? क्या नहीं डायलॉग आपका यूनिक है? यहाँ पर यूनिकनेस है, तो दैट्स वाई टैग वैल्यू। अब देखो अगर इनके साथ ये डायलॉग को आपको आइडेंटिफाई करना है तो कॉल आईडी से पॉसिबल है क्या, यूनिक है, ग्लोबली यूनिक है? नो, क्योंकि सिर्फ कॉल आईडी से होता तो ये वाला डायलॉग और ये वाला डायलॉग दोनों के डायलॉग आईडी तो सेम हो जाएंगे। अगर डायलॉग इक्वल टू कॉल आईडी होगा तो डायलॉग आईडी इक्वल टू कॉल आईडी होगा तो इसमें टू टैग एंड फ्रॉम टैग। अब जैसे क्लाइंट एक ही है तो फ्रॉम टैग तो सेम होगा, लेकिन इसका टू टैग इसका डिफरेंट है, यूजर एजेंट सर्वर का टू टैग डिफरेंट है, इसका टू टैग डिफरेंट है, तो डायलॉग आईडी चेंज हो गई ना। कॉल आईडी प्लस फ्रॉम टैग तो सेम है लेकिन टू टैग सभी का डिफरेंट है, तो देखो चेंज हो गया, अब ग्लोबली यूनिक हो गया। ये क्या हो गया, ग्लोबली यूनिक हो गया, क्योंकि टैग क्या होते हैं, ये भी रैंडमली जनरेट होते हैं, क्रिप्टोग्राफिकली रैंडमली जनरेट होते हैं, और वो किसी और का हो ही नहीं सकता टैग, तो ये ग्लोबली यूनिक है। अब आपका डायलॉग क्या है, ग्लोबली यूनिक है। सो कॉल आईडी इज नॉट सफिशिएंट टू मेक डायलॉग यूनिक, डायलॉग को यूनिकनेस नहीं देता, यूनिक नहीं बनाता, दैट्स वाई कॉल आईडी इज नॉट सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई। हम कॉल आईडी के बेस पर कभी नहीं बोलेंगे कि ये डायलॉग हमारा यूनिक है। तो डायलॉग आईडी इज इक्वल टू ऑलवेज कॉल आईडी प्लस टू टैग प्लस फ्रॉम टैग। अब आपका डायलॉग जो है ये ग्लोबली यूनिक है। ओके, बट अगर सिर्फ क्लाइंट एंड सर्वर है, ओके, वो मल्टीपल प्लेसेस पर रजिस्टर्ड नहीं है, और बिटवीन सिंगल एक एसोसिएटेड क्लाइंट सर्वर, सो वहां पर एक कॉल आईडी में एक ही डायलॉग होगा, क्योंकि सिर्फ क्लाइंट एंड सर्वर है तो टू टैग भी सेम है, फ्रॉम टैग भी सेम है, एक कॉल आईडी एक डायलॉग। यहाँ पर ओके है, एक बेसिक सिप कॉल फ्लो की बात करें तो ओके, एक कॉल आईडी। लेकिन इस केस में व्हाट अबाउट फॉर्किंग के केस में क्या होगा, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसिंग के केस में क्या होगा? हमने तो एक ही इनवाइट सभी को दिया है ना, आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। 1 to 1 में सेम ही रहेगा सर।
हाँ, तो यहाँ सफिशिएंट है, और डिफिनेशन वही होती है जो ऑलवेज करेक्ट हो, राइट? कॉन्सेप्ट तो वही होता है ना। सो इस केस में सफिशिएंट नहीं, दैट्स वाई कॉल आईडी इज नॉट सफिशिएंट। तो सिंगल कॉल आईडी में मल्टीपल डायलॉग्स पॉसिबल हैं, इसको मेक श्योर, ठीक है, नोट कर लेना। ओके, सो आई होप कि ट्रांजैक्शन एंड डायलॉग्स में आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। ओके, सो 1-2 मिनट का गैप लेते हैं, okay, sir. जस्ट टू रिचार्ज। देन स्टार्ट करते हैं एड्रेसिंग स्कीमा। ओके, शिप एड्रेसिंग। हेलो आशीष सर। हाँ, सर ये बोल रहे थे इसमें आर सेक भी होता है क्या कुछ? आर शिप जो रिलायबल सीक्वेंस वो प्रैक में होता है, जैसे सी सेक होता है इनवाइट को, तो आर शिप क्या होता है, अच्छा इसको, हाँ आर शिप, तो प्रैक की जो काउंटिंग होती है ना, रिलायबल शिप, आर शिप क्या होता है, ये प्रैक के लिए केवल होता है, ठीक है। शिप ओके रिक्वेस्ट में भी है सभी के लिए क्या होगा, सी सेक होगा। बट प्रैक को हम कैसे काउंट करेंगे कि फर्स्ट प्रैक है और सेकंड प्रैक है, तो आर सेक होगा, ठीक है, रिलायबल सीक्वेंस। नॉर्मल सिप रिक्वेस्ट के लिए क्या होता है, सी सीक्वेंस, और प्रैक को आर सिप, तो आर सिप क्या है, रिलायबल सीक्वेंस, ये प्रैक की काउंटिंग के लिए। ओके, सिंपल, ओके ओके। ये वही है। ओके, सो लेट्स वेट 2 मिनट। ओके, एंड क्या सिप की राउटिंग स्कीमा है, सिप राउटिंग क्या है, व्हाट इज सिप राउटिंग? सिप राउटिंग स्कीमा क्या है? सो शिप राउटिंग में जो शिप यानी रिक्वेस्ट, हाउ टू राउट द रिक्वेस्ट फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, इट इज ए शिप राउटिंग। और शिप राउटिंग होती है टोटल 2 टाइप की, इट इज 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज लूज राउटिंग एंड देन स्ट्रिक्ट राउटिंग। तो राउटिंग is just to route the request, to forward the request from one destination to another destination. Request कैसे, how a request is forwarded or transmitted from one point to another point is called routing. One destination to another destination request को कैसे डिलीवर करना है, it is just a routing. और सिर्फ जो राउटिंग स्कीमा सपोर्ट करता है वो 2 टाइप की राउटिंग स्कीमा होती है, एक होती है लूज राउटिंग एंड स्टिक राउटिंग। सो सिप रिक्वेस्ट राउटिंग, सिप रिक्वेस्ट राउटिंग इज बेस्ड ऑन, किस पर होती है, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट यूआरआई। सिप राउटिंग किस हो, सिप मैसेजेस की जो राउटिंग होती है वो किस पर होती है, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट यूआरआई, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट यूआरआई। And what is request URI? It is the first line of a SIP message. First line of a SIP message is known as request line, and request URI is available in request line. Request URI किसमें available होती है, request line में। और ये request line क्या है, it is the first line of a SIP message. How, इसको देखते हैं कैसे। हर एक रिक्वेस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, एक रिक्वेस्ट लाइन मिलेगा। तो सिर्फ मैसेज राउट कैसे होता है, राउट मींस राउटिंग के लिए हमें एड्रेसेस चाहिए होंगे। सो अगर हम इनवाइट की बात करें तो ये इनवाइट एक ओपन करते हैं। ओके, और यहाँ पर हम देख रहे हैं सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल है, सो जस्ट क्लिक और हियर। और यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट लाइन क्या है, एक हमारी रिक्वेस्ट लाइन है, देन हमारे मैसेज के हीडर्स पार्ट है, और इस हमारा मैसेज बॉडी यानी कंटेंट टाइप है। सो जो ये लाइन होती है रिक्वेस्ट लाइन, तो रिक्वेस्ट लाइन के बिहाफ पर हमारी क्या होती है, राउटिंग होती है शिप मैसेज की। यानी फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर जो हमारी राउटिंग होगी वो किसके बेस पर होगी, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट लाइन। और रिक्वेस्ट लाइन में आपको ये रिक्वेस्ट यूआरआई मिलेगा। ओके, अब इस रिक्वेस्ट यूआरआई में किसका एड्रेस है ये डिपेंड करता है
आपकी राउटिंग स्कीमा क्या यूज हुई है, मीन्स लूज राउटिंग यूज हुई है और स्ट्रिक्ट राउटिंग यूज हुई है। ओके, तो लूज राउटिंग और स्ट्रिक्ट राउटिंग यूज हुई है, इस पर डिपेंड करता है कि रिक्वेस्ट लाइक लूज राउटिंग को एलआर, यानी यहाँ पर लाइक ये रूट हीडर एक दिख रहा है आपका, रूट हीडर में कुछ आगे आपको एलआर मिल रहा है, मीन्स से क्या है आपको लूज राउटिंग, क्या हो रहा है यहाँ पर लूज राउटिंग हो रहा है। तो थोड़ा सा लूज राउटिंग एंड स्ट्रिक्ट राउटिंग और ये रिक्वेस्ट यूआई ये चीज। तो रिक्वेस्ट यूआई क्या है, रिक्वेस्ट यूआई इज अवेलेबल इन रिक्वेस्ट लाइन which is used to route the request from client to server। client to server जो रिक्वेस्ट डिलीवर होती है, रूट होती है, वो बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट यूआई एंड एनी प्रॉक्सी सर्वर कैन मॉडिफाई द रिक्वेस्ट यूआई। एनी प्रॉक्सी सर्वर कैन मॉडिफाई द रिक्वेस्ट यूआई। सो हमने ये देखा कि टू हीडर भी हमारे पास है, जहां पर यूजर एजेंट सर्वर का एड्रेस है, फ्रॉम हीडर है जहां पर हमारा यूजर एजेंट क्लाइंट का एड्रेस है, एक कॉन्टेक्ट हीडर है, यहाँ पर भी हम बोलते हैं कि यूजर एजेंट क्लाइंट का एड्रेस है, और एक हमारा रिक्वेस्ट यूआई भी है। रिक्वेस्ट यूआई जहां पर क्या है नॉर्मली किसका एड्रेस है, यहाँ पर यूजर एजेंट सर्वर का एड्रेस है। सो ये क्या है, ये एड्रेसेस देख रहे हैं, सर्वर का एड्रेस दो जगह पर दे रहे हैं, क्लाइंट का दो जगह दे रहे हैं, इसमें क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों हम सिर्फ मैसेजेस का साइज इंक्रीज कर रहे हैं अननेसेसरी, बट ये अननेसेसरी नहीं रिक्वायर्ड है। सो रिमेंबर एनी प्रॉक्सी सर्वर, what is request URI? It is used to route the request from client to server and it available in request line, which is the first line of any SIP message, and any proxy server can modify request URI, but no, यहाँ पर ये इसको फोकस करना, no one can modify to and from header, no one can modify to or from header। टू एंड फ्रॉम हीडर को कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी प्रॉक्सी सर्वर मॉडिफाई नहीं कर सकता, बट रिक्वेस्ट यूआई को कोई भी मॉडिफाई कर सकता है फॉर राउटिंग। एग्जांपल, आपकी रिक्वेस्ट क्या हो रही है, आपकी कॉल फॉरवर्डिंग, आपने बोला कि सर्वर को कॉल करना है, सर्वर हमारा यहाँ पर है, मीन्स आपके फ्रेंड ने डाइवर्टिंग लगा रखी है। रिक्वेस्ट यूआई में आपने अपने, ये बी पार्टी का है, सी पार्टी है, बी पार्टी ने डाइवर्टिंग लगा के रखी है, आपका इनवाइट यहाँ जाना चाहिए बट सर्वर यहाँ नहीं भेजेगा क्योंकि वो डाइवर्टिंग है, तो अब क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को यहाँ फॉरवर्ड करेगा ना, सी पार्टी को कॉल डाइवर्ट कर देगा। सो यहाँ पर रिक्वेस्ट यूआई में किसका नंबर है, बी का, रिक्वेस्ट यूआई में किसका एड्रेस दे रहे हो आप, बी का, बट यहाँ रिक्वेस्ट यूआई में एड्रेस किसका हो जाएगा, सी का, यानी प्रॉक्सी सर्वर ने आपके रिक्वेस्ट यूआई को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। ओके, तो रिक्वेस्ट यूआई क्या होती है, इसको देखते हैं। तो रिक्वेस्ट यूआई में किसका एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस, किसका है, डेस्टिनेशन एड्रेस है। ओके, सो लूज राउटिंग, सो व्हाट इज लूज राउटिंग, तो इन केस ऑफ लूज राउटिंग, अगर क्लाइंट एंड सर्वर क्या सपोर्ट कर रहे हैं, लूज राउटिंग सपोर्ट कर रहे हैं, देन इन केस ऑफ लूज राउटिंग फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, क्लाइंट एंड सर्वर, सो इट फॉरवर्ड द इनवाइट रिक्वेस्ट टू प्रॉक्सी सर्वर 1 and proxy server forward it to proxy server 2, this is your invite। so in case of loose routing, request URI carrying address of final destination where finally request is going to be received, user agent server का एड्रेस कैरी करेगा इन केस ऑफ लूज राउटिंग। लूज राउटिंग के केस में क्या होगा, रिक्वेस्ट यूआई कैरिंग एड्रेस ऑफ final destination or where request has to be received, who is the final recipient of the request, so request URI carrying address where, who is the final recipient of the request, so final recipient of the request कौन है, user agent server। so in case of loose routing,
रिक्वेस्ट URI will not be changed. लाइक प्रॉक्सी सर्वर आपके रिक्वेस्ट URI को अब क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। और यहाँ पर ऑलवेज किसका एड्रेस होगा, इनिशियली स्टार्टिंग से ही किसका एड्रेस होगा, फ्रॉम इनवाइट, always carrying final recipient of the request, address of final recipient of the request. And in case of loose routing, request URI will not be changed at hop by hop. But when you use strict routing, so in case of strict routing, request URI will change at every hop and it carrying address of next hop. It will carry address of next hop. So here in case of strict routing, request URI will change at every hop. तो इसको बोलते हैं रूरी, request URI को रूरी P2, and it always carrying address of next hop. तो ये difference है loose routing and strict routing. Now here URI carrying address of proxy server 3 and रूरी carrying address of proxy server, sorry, user agent server. So in case of loose routing, request URI always carrying address of final recipient of the request and it will not change at every hop. And in case of static routing, request URI will change at every hop and it carrying address of next hop. Okay. Or request URI का routing is based on request URI routing, but any proxy server can modify the request. Request URI को modify कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइक ये स्टिक राउटिंग यूज कर रहे हैं और डाइवर्ट है कॉल। सो डाइवर्ट है लाइक प्रॉक्सी सर्वर 2 अब कॉल को डाइवर्ट कर रहा है टू अनदर डेस्टिनेशन, सो फाइनल रेसिपिएंट ऑफ द रिक्वेस्ट अब ये हो जाएगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट URI आपका मॉडिफाई हो जाएगा, बट मॉडिफाई होगा तो उसमें एड्रेस किसका होगा, फाइनल रेसिपिएंट ऑफ द रिक्वेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि क्या स्टिक राउटिंग, इसका मतलब है लूज राउटिंग के केस में रिक्वेस्ट URI कभी चेंज नहीं होगी, नो 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 चेंज होगी, बट जो भी चेंज होगी उसमें क्या होगा, मॉडिफाई कर सकता है प्रॉक्सी सर्वर, बट वो उसमें किसका एड्रेस होगा, फाइनल रेसिपिएंट ऑफ द रिक्वेस्ट। फाइनल रेसिपिएंट क्या है, यूजर एजेंट सर्वर 2, कि अब ये फाइनल रेसिपिएंट अब ये नहीं रहा है जिसने कॉल डाइवर्ट की है टू यूजर एजेंट सर्वर 2, नाउ दिस इज द फाइनल रेसिपिएंट। और इसमें क्या होता है, किसका एड्रेस होता है, क्या एक्चुअल फिजिकल, इसमें क्या मीन्स, देखो एंड पॉइंट डिफरेंट वर्ड है, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइक हमारा मोबाइल लैपटॉप्स, ये हमारे एंड पॉइंट, सिर्फ एंड पॉइंट दो होते हैं, एंड यूजर एंड पॉइंट, ये सब वर्ड डिफरेंट है, यूजर्स डिफरेंट है, यूजर सब्सक्राइबर डिफरेंट वर्ड है, एंड पॉइंट ये डिफरेंट वर्ड है। तो यहाँ पर भी जो एड्रेस होता है ना, वो एंड पॉइंट का एड्रेस नहीं होता है, यहाँ पर रूरी में भी किसका एड्रेस होगा, जो यूजर्स को आइडेंटिफाई कर रहा होगा, यानी एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पर भी होगा। ओके, जो यूजर्स को आइडेंटिफाई कर रहा होगा, यूजर आइडेंटिटी होगी, यूजर्स को आइडेंटिफाई कर रहा होगा, वही एड्रेस होगा रूरी में भी, जस्ट लाइक योर टू एंड फ्रॉम, ये सिर्फ यूजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, रूटिंग के लिए ये यूज हो रहा है। ओके, नाउ थोड़ा और देखते हैं, व्हाट इज एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड, और फिर ये क्वेश्चन का आंसर कि ये टू फ्रॉम रिक्वेस्ट URI, यहाँ पर ये टू फ्रॉम दे रहे हैं, तो कॉन्टेक्ट डिफरेंस क्या है और इनका क्या मीनिंग है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें ये एड्रेसेस को, तो क्या है एड्रेसिंग स्कीमा क्या है ये, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो रूरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का, सर स्ट्रिक्ट रूटीन में जब प्रॉक्सी सर्वर कोई भी एरर होगा तो मैसेज डिलीवर नहीं हो पाएगा। नहीं क्या कह रहे हैं, स्टिक राउटिंग में कोई एरर होगा, प्रॉक्सी सर्वर कहीं पे अगर मतलब एरर हो गया तो फिर वो मैसेज डिलीवर नहीं हो पाएगा ना, आपका कहने का मतलब ये प्रॉक्सी सर्वर 3 एरर डाउन हो गया। डाउन हो गया। सो बाय द वे इसे रियल टाइम ऐसी चीजें होती नहीं है, और हर एक प्रॉक्सी सर्वर का, हर एक सर्वर का एक बैकअप सर्वर जरूर होता है, ठीक है।
ओके सर। ऐसे तो सभी सर्वर डाउन हो जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, लॉजिकली ही पॉसिबल नहीं है। पर सभी का बैकअप प्लान होता है। मीन्स यहाँ से क्या हो, रिक्वेस्ट आपका नहीं आएगा तो किसी अदर सर्वर, अदर पाथ के थ्रू रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। इसका बैकअप सर्वर होगा ना। और ये क्या है, ये P1 P2 P3 क्या है, IMS में आप पढ़ते हो ना, PCSCF, ICSCF, SCSCF, फिर उस पार्टी का ICSCF, बी पार्टी का SCSCF, PCSCF, ये यही तो है P1 P2 P3। रिक्वेस्ट ऐसे ही तो फॉरवर्ड हो रहा है, यही तो है P1 P2। यस सर। और सभी का बैकअप होता है, जब भी डिप्लॉय होते हैं सभी के मल्टीपल रिप्लिकाज होते हैं, तो रियल टाइम में ऐसे डाउन नहीं होता है। ये डाउन होगा तो इसका बैकअप वाला रेडी होगा, वो रेस्टोर हो जाएगा तुरंत, उस पर फॉरवर्ड हो जाएगा रिक्वेस्ट। इसके थ्रू फॉरवर्ड हो जाएगा रिक्वेस्ट, ये ठीक है। ओके सर। तो रियल टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी डाउन नहीं होता है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है ना, ना कभी डाउन होता है ना कभी ओवरलोड होता है। ओके, सो एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड क्या है और ये कॉन्टेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। अब हम देख रहे हैं कि फ्रॉम हीडर में क्या हो रहा है, फ्रॉम हीडर में हम क्या सेंड कर रहे हैं, यूजर एजेंट क्लाइंट का एड्रेस। और कॉन्टेक्ट में भी हम यही बोलते हैं कि हम किसका एड्रेस होता है, यूजर एजेंट क्लाइंट का, रिक्वेस्ट की बात करें तो। और रिस्पॉन्स में अगर कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसमें किसका एड्रेस होगा कॉन्टेक्ट में, लाइक इनवाइट में जो कॉन्टेक्ट हीडर है उसमें किसका एड्रेस होगा, यूजर एजेंट क्लाइंट का एड्रेस होगा। और जो रिस्पॉन्स आएगा लाइक 200 ओके 180 रिंगिंग, इसमें जो आपका कॉन्टेक्ट हीडर होगा रिस्पॉन्स में, उसमें किसका एड्रेस होगा, यूजर एजेंट सर्वर का। रिक्वेस्ट में क्लाइंट का एड्रेस होता है कॉन्टेक्ट में, और रिस्पॉन्स में सर्वर का। तो ये क्यों सेम एड्रेसेस क्यों दे रहे हैं दो जगह पर, देखते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू ही इसको समझेंगे कि एड्रेसिंग सीमा, एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड एंड टू फ्रॉम कॉन्टेक्ट, ये क्यों कॉन्टेक्ट हीडर क्या है ये समझने के लिए, और कॉन्टेक्ट हम क्यों सेंड करते हैं, कॉन्टेक्ट इतना मस्ट क्यों है। कॉन्टेक्ट एक ऑप्शनल हीडर है, ये मैंडेटरी हीडर नहीं है। कुछ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए मैंडेटरी कह सकते हैं, बट फॉर एवरी रिक्वेस्ट कॉन्टेक्ट इज नॉट मस्ट। सो ये मैंडेटरी हीडर नहीं है कॉन्टेक्ट, ये एक ऑप्शनल हीडर है। मैंडेटरी हीडर्स ओनली 6 हैं। और टोटल हीडर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, मैंडेटरी, ऑप्शनल एंड प्राइवेट हीडर्स। सो लाइक मैं एक मार्केट गया, एक सिम लेके आया हूँ, ठीक है, एयरटेल का। और ये एयरटेल का नेटवर्क है, और शिप नेटवर्क एयरटेल का, यानी IMS नेटवर्क है। ओके, शिप नेटवर्क। और यू नो शिप नेटवर्क में क्या एलिमेंट होते हैं, सो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक रजिस्ट्रार होगा एंड एक हमारा लोकेशन सर्वर भी होगा, और कुछ प्रॉक्सीज भी होंगे, मल्टीपल सर्वर। तो लोकेशन सर्वर को हम लोगों ने LS से देखा था, एंड दिस इज योर रजिस्ट्रार सर्वर। रजिस्ट्रार सर्वर, ये आपका रजिस्ट्रार सर्वर है। ओके, और रजिस्ट्रार सर्वर का फंक्शन क्या होता है, यूजर ऑथेंटिकेशन एंड टू रजिस्टर यूजर इन नेटवर्क। ओके, एंड अपडेट द एड्रेस, अपडेट द यूजर एड्रेस और लोकेशन टू लोकेशन सर्वर। ओके, तो इफ यूजर एजेंट क्लाइंट, मैं लाया एक ये फोन है मेरा एंड्रॉयड, मैंने सिम कार्ड लगाया। और जब मैं सिम कार्ड लिया तो मुझे एयरटेल ने 2 आइडेंटिटी दी। एक आइडेंटिटी मेरी प्राइवेट आइडेंटिटी इम्पी, और एक मुझे प्रोवाइड किया इम्पू। ये प्राइवेट आइडेंटिटी है, इसको किसी से नहीं बोलना, पब्लिकली जो जाने जाओगे वो इस आइडेंटिटी से जाने जाओगे। ओके, तो इम्पी होता है हमारा इमजी,
क्या होता है, IMSI। जब सब्सक्राइबर को हमें, इसीलिए देखो ये क्या है, प्राइवेट आइडेंटिटी। सो ये प्राइवेट आइडेंटिटी और पब्लिक यूजर आइडेंटिटी, ठीक है, प्राइवेट यूजर आइडेंटिटी एंड पब्लिक यूजर आइडेंटिटी। सो IMSI क्या होता है, ये आपका ग्लोबली यूनिक है, ग्लोबली यूनिक है। और प्राइवेट यूजर आइडेंटिटी इट जस्ट टू यूज, ये कब यूज होता है, इट इज जस्ट टू यूज फॉर ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड चार्जिंग ऑथराइजेशन बिलिंग एंड पर्पस। चार्जिंग, चार्जिंग चार्जिंग इंफॉर्मेशन कन्वेस करने के लिए हम इम्पी का यूज करते हैं, प्राइवेट आइडेंटिटी। और प्राइवेट आइडेंटिटी इम्पी एग्जांपल IMSI। सो सर्वर में किसी पर्टिकुलर, यानी IMSI क्या है, ये प्राइवेट आइडेंटिटी है और ये ग्लोबली यूनिक होती है। क्या होती है, यूनिक होती है। और वन यूजर वन सब्सक्राइबर, यानी IMSI एक ही होती है आपकी, और वो भी ग्लोबली यूनिक होगी। ओके, एक IMSI से मल्टीपल, अभी ये इम्पू है, ये इम्पू क्या है आपका, जस्ट लाइक अगर 99% ये बिल्कुल करेक्ट है, बट टेक्निकली पूरा करेक्ट नहीं है। इट इज जस्ट एक ना, ये एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड है, ये 100% करेक्ट है। और एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड ये आपका जस्ट लाइक योर MSISDN, ये क्या है आपका MSISDN, यानी अगर और थोड़ा सा जनरल वर्ड में जाए तो आप ऐसे समझो, दिस इज योर मोबाइल नंबर। ओके, ये आपका प्राइवेट यूजर आइडेंटिटी है जो पब्लिकली आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो और पब्लिकली आप ऐसे ही जाने जाते हो। ओके, और एक इम्पी से मल्टीपल इम्पूज रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इम्पू, इम्पू वन, इम्पू, ये लाइक मुझे तो वही पता है, एयरटेल में जैसे आप लोग एक फैमिली फोन नंबर होता है, फैमिली नंबर आता है, फैमिली प्लान कुछ ऐसे करके है ना स्कीम, उसमें क्या होता है, IMSI एक ही होती है बट इम्पूस डिफरेंट है। इम्पू सभी के डिफरेंट है, यानी सिंगल IMSI से मल्टीपल इम्पूस क्या हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। ओके, यानी अगर किसी सब्सक्राइबर को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो नेटवर्क में जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो IMSI के बेस पर सर्च करते हैं। प्रोविजनिंग, यानी जब सब्सक्राइबर हम क्रिएट करेंगे, ये प्रोविजनिंग पार्ट मैं सिखाऊंगा आपको, सब्सक्राइबर कैसे क्रिएट करते हैं नेटवर्क में, विद पैरामीटर, विद स्क्रिप्ट। ओके, तो IMSI के बेस पर करते हैं, यानी पब्लिक यूजर आइडेंटिटी एंड प्राइवेट यूजर आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटीज आपको मिली है। थोड़ी देर के लिए आप अब इसको सुन लिए ना, कि एक IMSI आपकी एक ही होगी, एक IMSI मल्टीपल इम्पू कैरी कर सकती है। ओके, एक इम्पी मल्टीपल इम्पूस कैरी कर सकती है। सो इम्पी एंड इम्पू आपको मिला, दो आइडेंटिटी मिली। अब यूजर, मैंने सिम डाला इसमें, यानी हमारे पास इम्पी इम्पू, और हमें हमारा होम नेटवर्क पता है कि होम नेटवर्क का एड्रेस क्या है, और हमने यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट किया, रिक्वेस्ट। सो ये रिक्वेस्ट हमने जैसे ही जनरेट किया, और कैसा रिक्वेस्ट, रजिस्ट्रेशन, हमें नेटवर्क में जैसे हम सिम लगाए तो पहले LTE नेटवर्क में रजिस्टर्ड होंगे, और उसके बाद IMS नेटवर्क को हम रजिस्टर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो इसमें टू एंड फ्रॉम हीडर भी सेंड होगा, ऑब्वियसली मैंडेटरी है तो सेंड होगा, और एक कॉन्टेक्ट हीडर सेंड होगा। तो टू एंड फ्रॉम, टू में किसका एड्रेस होगा, बाय डिफॉल्ट सेम यूजर एजेंट क्लाइंट का एड्रेस होगा, इसे यूजर एजेंट क्लाइंट एड्रेस, और ये भी यूजर एजेंट क्लाइंट एड्रेस। कॉन्टेक्ट में किसका होगा, ये इसका एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड है। कॉन्टेक्ट में किसका एड्रेस होगा, एंड पॉइंट एड्रेस, यानी हम ऐसे समझो हमारा एंड्रॉइड एड्रेस। एंड्रॉइड कैसे लिखते हैं, कोई बताएगा, कभी लिखा नहीं मैंने, ऐसा फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं। DROID, सॉरी, DROID, ओके, सही है, नहीं, ANDR, ये करेक्ट है क्या, कुछ यस। अजीब तो नहीं लग रहा देख के, एक करेक्ट है सर।
यही तो मैंने लिखा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा एंड्रॉइड। चलो कोई नहीं, ऐसा कैपिटल समझो ए कि ने दिए एंड्रॉइड। इसलिए अच्छा नहीं लग रहा सर। हाँ वही हो सकता है, कोई नहीं है ना। ये हमारा एंड्रॉइड एड्रेस है। इस कॉन्टेक्ट में हम क्या रहे हैं, हमारे इंड, ये हमारा ऐसे है डिवाइस एड्रेस, और यू कैन से हमारा क्या है, फिजिकल एड्रेस है। क्या है, फिजिकल एड्रेस। ये हमारा फिजिकल एड्रेस है। मीन्स पर्टिकुलर यूजर, पर्टिकुलर इम्पी, तो यहाँ रजिस्टर में हम अपनी इम्पी एंड इम्पू भी शेयर करेंगे, क्योंकि जब हम रजिस्टर्ड होंगे नेटवर्क में तो ये हमारा ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन करेगा, तो इम्पी और इम्पू दोनों रिक्वायर्ड होंगे ना। अब ये इम्पू हम शेयर कर रहे हैं कि मुझे इस इम्पू यानी इस मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करो, इस इम्पू को रजिस्टर्ड करो आईएमएस नेटवर्क में, वोल्टी का नेटवर्क 2 में। तो ये तो है इम्पू, जो ये यूजर ये आपको आइडेंटिफाई कर रहा है। ये हम भेज रहे हैं टू एंड फ्रॉम में, किसमें दे रहे हैं, ये हम टू एंड फ्रॉम में दे रहे हैं कि पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड को, हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पब्लिक यूजर आइडेंटिटी को आप एड्रेस करो नेटवर्क में, रजिस्टर्ड करो। बट ये पर्टिकुलर यूजर आइडेंटिटी ये यूजर को डिफाइन कर रहा है। ये यूजर आइडेंटिटी किस डिवाइस पर है ये भी हमें सेंड करना है, डिवाइस एड्रेस। यानी ये जो रजिस्टर रिक्वेस्ट हम ओरिजिनेट कर रहे हैं, ये रजिस्टर रिक्वेस्ट एक्चुअली किस फिजिकल डिवाइस से, किस एंड पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं, किस एंड पॉइंट पर ये सिम कार्ड हम यूज कर रहे हैं। तो एंड पॉइंट का एड्रेस यहाँ पर हम दे रहे हैं, एंड पॉइंट का एड्रेस कहाँ दे रहे हैं, कॉन्टेक्ट हीडर में। एक्चुअल फिजिकल एड्रेस फ्रॉम वेयर दिस रिक्वेस्ट इज ओरिजिनेटेड। ये रिक्वेस्ट हम कहाँ से रजिस्टर्ड कर रहे हैं, कहाँ से रजिस्टर्ड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हमें यूजर को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब ये जरूरी क्यों होता है, क्योंकि अब सिंगल इम्पू यानी मेरा फोन नंबर है। अब मैं चाह रहा हूँ, ये मेरा एंड्रॉइड फोन है, ये मेरा एंड्रॉइड फोन है, पहले मैं यहाँ से रजिस्टर्ड हो गया, फिर मैं सॉफ्ट फोन से रजिस्टर्ड हो गया, फिर मैं किसी डेस्कटॉप फोन से रजिस्टर्ड हुआ। जस्ट लाइक व्हाट्सअप मैं अपने एंड्रॉयड में चला रहा हूँ और 4 सिस्टम में भी चला सकता हूँ, किसी लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, अदर जगह, 4 जगह से 5 जगह से एक साथ में लॉगिन कर सकता हूँ। यानी सिंगल यूजर आइडेंटिटी, मेरा सिंगल मोबाइल नंबर मल्टीपल एंड पॉइंट पर रजिस्टर्ड है। तो ये जैसे ही यहाँ से रजिस्टर्ड करेंगे तो यहाँ से भी एक रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट जाएगा, और इस रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट में जो टू एंड फ्रॉम होगा वो क्या होगा, यही 9896 वही, यानी सेम होगा, राइट ना। यानी इम्पू वही सेम होगा, सेम इम्पू के साथ, सेम इम्पी एंड इम्पू के साथ। यहाँ से भी रजिस्टर रिक्वेस्ट जाएगा आपका विद डिवाइस 3, तो यहाँ से भी सेम जाएगा, सेम एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड। तो यानी सिंगल यूजर आइडेंटिटी, सिंगल इम्पी एंड इम्पू, सिंगल यूजर आइडेंटिटी, ये एड्रेसेस किसने दिए हैं, यूज नेटवर्क ने दिए हैं ना। तो अब इसलिए नेटवर्क में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रहे होंगे। लेकिन सिंगल यूजर आइडेंटिटी, ये यूजर आइडेंटिटी अब मल्टीपल डिवाइसेस पर रजिस्टर्ड है। जस्ट लाइक आपका फोन नंबर है, लैपटॉप पर है, 3 लैपटॉप पर लॉगिन है, आपके एंड्रॉइड पर भी लॉगिन है। यानी सिंगल यूजर आइडेंटिटी वो आपका व्हाट्सएप नंबर 3-4 एंड पॉइंट्स पर रजिस्टर्ड है। यानी सिंगल इम्पी, एक इम्पी होगी यहाँ पर, एक इम्पी है, एक इम्पू के साथ, मैं इम्पू का एग्जांपल ले रहा हूँ, जब एक मोबाइल नंबर के साथ कितने डिवाइसेस आपके अटैच हैं, कितने डिवाइसेस रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर, कितने डिवाइसेस रजिस्टर्ड है, 3 ना। कितने डिवाइसेस हैं, डिवाइस 1 एंड्रॉइड हो गया, डिवाइस 2 सिंगल इम्पी नाउ इज रजिस्टर्ड एट 3 एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट 2 है, ये आपका डिवाइस 2 है, ओके। ये आपका डिवाइस 3 है एंड पॉइंट, ओके। सिंगल यूजर आइडेंटिटी इतने मल्टीपल प्लेसेस पर रजिस्टर्ड है।
और टू एंड फ्रॉम में क्या है, वही एड्रेस है। मान लो अभी रजिस्ट्रेशन हो गया, एक ये यूजर आइडेंटिटी, मेरा ये फोन नंबर है, मैं 3 इंड पॉइंट पर रजिस्टर्ड हूँ अभी, ये मेरा ही फोन नंबर है। ओके, ये सिंगल यूजर आइडेंटिटी कितने एड्रेसेस पर रजिस्टर्ड है, 3 इंड पॉइंट पर रजिस्टर्ड है। अभी कांटेक्ट की बात ही ना करें, कांटेक्ट एड्रेस अभी पिक्चर में आप लो ही मत, ठीक है, रजिस्टर्ड है। अब मान लो मैंने कोई वॉइस कॉल किया या मुझे कोई वॉइस कॉल आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक यूजर है जो यूजर बी है, ये यूजर बी है। अब यूजर बी को हमें कॉल करना है, तो हम इनवाइट रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे लाइक फ्रॉम डिवाइस टू। तो डिवाइस टू लॉग इन करेंगे। अब डिवाइस टू लॉग इन करेंगे और डिवाइस टू फिर यहाँ पर सेंड होगा। देखिए जैसे यूजर ये हमारा रिस्पॉन्स करेगा, अब रिस्पॉन्स करेगा तो अब ये कोई न्यू रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, हमें रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहा है, बट मैंने किस डिवाइस से रिक्वेस्ट, यानी कम्युनिकेशन के लिए ऑलवेज रिमेंबर डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होना है, ना कि यूजर टू यूजर। बिकॉज अगर यूजर टू यूजर होगा तो ये सिंगल यूजर में अवेलेबल है मल्टीपल प्लेसेस, यहाँ पर सिंगल यूजर मल्टीपल प्लेसेस पर रजिस्टर्ड है, मल्टीपल प्लेसेस पर अवेलेबल है। और इंड टू इंड कम्युनिकेशन के लिए इंड पॉइंट का मालूम होना तो जरूरी है। इंड टू इंड कम्युनिकेशन फिर किस बात का, इंड टू इंड इनक्रप्शन किस बात का, अगर हमें इंड यूजर ही नहीं पता है कि हम बात किससे कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन किससे चल रहा है। ओके, सो इन दिस केस हम यहाँ पर जब रजिस्टर्ड होते हैं नेटवर्क में तो एक कॉन्टेक्ट हीडर भी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, कॉन्टेक्ट हीडर। और उस कॉन्टेक्ट हीडर में हम अपना फिजिकल एड्रेस क्या क्या शेयर करते हैं, फिजिकल एड्रेस। यहाँ पर कॉन्टेक्ट वन होगा, यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टेक्ट वन। कॉन्टेक्ट हीडर में डिवाइस वन का एड्रेस होगा कि एक्चुअली हम यहाँ से रिक्वेस्ट, ये डिवाइस वन, ये डिवाइस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इंड पॉइंट को। यहाँ पर कॉन्टेक्ट हीडर डिफरेंट होगा, यहाँ पर कॉन्टेक्ट टू होगा, डिवाइस टू का एड्रेस, यहाँ पर डिवाइस थ्री का एड्रेस होगा कॉन्टेक्ट में। हर एक रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में टू एंड फ्रॉम के साथ हमने कॉन्टेक्ट हीडर भी सेंड किया और उसमें इंड पॉइंट का एड्रेस दिया, यानी जो हमारा इंड पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। और यू कैन से एक्चुअल फिजिकल एड्रेस ऑफ यूजर एजेंट क्लाइंट, जहां से हम ये रिक्वेस्ट रजिस्टर रिक्वेस्ट ओरिजिनेट कर रहे हैं, उस इंड पॉइंट का एड्रेस। और ये जो इंड पॉइंट का एड्रेस होता है इसमें एक सिर्फ इंस्टांस एड्रेस होता है। क्या होता है इसमें, साथ में एक इंस्टांस एड्रेस देते हैं। जो यहाँ पर जो चिपसेट होता है, मैन्युफैक्चरर हमें हर एक डिवाइस का एड्रेस, क्योंकि हर एक डिवाइस का एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है। आपका जो मैक एड्रेस है, जो आपका चिप है, वो मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसे आप कभी चेंज कर ही नहीं सकते हैं। डिवाइस तोड़ेंगे वो खत्म हो जाएगा लेकिन चेंज नहीं होगा। तो इंस्टांस एड्रेस यानी डिवाइस एड्रेस भी हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी अब रजिस्ट्रार देखेगा कि सिंगल यूजर आइडेंटिटी इज नाउ रजिस्टर्ड एट 3 इंड पॉइंट। तो टू एंड फ्रॉम इज जस्ट टू आइडेंटिफाई द यूजर, यानी सिंगल यूजर आइडेंटिटी इज नाउ रजिस्टर्ड एट 3 इंड पॉइंट। सो कोई हमें इनवाइट रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो इनवाइट रिक्वेस्ट में टू में किसका एड्रेस डालेगा, मेरा मेरा फोन नंबर ना, मेरा यूजर आइडेंटिटी डालेगा, मेरी यूजर आइडेंटिटी। अब मेरा नेटवर्क देखेगा मेरी यूजर आइडेंटिटी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, लाइक डिवाइस वन पर अवेलेबल नहीं हूँ, डिवाइस थ्री पर, डिवाइस टू पर अवेलेबल हूँ, तो इनवाइट रिक्वेस्ट को यहाँ फॉरवर्ड करेगा। अब रिस्पॉन्स हमने यहाँ से जनरेट किया, तो रिस्पॉन्स में हमने अपना कॉन्टेक्ट, इनवाइट में इसने अपना कॉन्टेक्ट दे दिया, तो बहुत थोड़ा गिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर ना हो तो दूसरे पेज में बनाए। यस सर, आ रहा है। बहुत थोड़ा हिच पॉच हो गया। ओके, सो नाउ ठीक है, ऐसे समझो। अब ये आपको पता है ये नेटवर्क है आपका, और नेटवर्क में क्या है, सिंगल, और ये यूजर बी है, ये यूजर ए है। ओके, और यूजर ए मल्टीपल प्लेसेस पर अवेलेबल है। ओके, मल्टीपल प्लेस है यानी मल्टीपल एंड पॉइंट से रजिस्टर्ड है, ये आपका नेटवर्क है।
और नेटवर्क में रजिस्ट्रार था, रजिस्ट्रार ने क्या किया, सिंगल यूजर आइडेंटिटी को HSS में, होम सब्सक्राइबर सर्वर में अपडेट कर दिया। होम सब्सक्राइबर सर्वर या लोकेशन सर्वर जिसको बोलते हो, कि ये वाला फोन नंबर इज नाउ करंटली अवेलेबल और रजिस्टर्ड विद 3, यानी सिंगल इम्पू इज नाउ रजिस्टर्ड इन 3 डिवाइसेस। ओके, सो हमारा वो एड्रेस को क्या कर देगा, बाइंड कर देगा, यानी सिंगल यूजर आइडेंटिटी इज नाउ बाइंडेड विद 3 एक्चुअल फिजिकल एड्रेस, 3 इंड यूजर एड्रेस। इसी को बाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यही एक बाइंडिंग भी जा रही है। तो और ये क्या है हमारा, ये एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड है। हाउ, सिंगल इम्पी मल्टीपल एंड पॉइंट पर रजिस्टर्ड हो सकती है। सिंगल इम्पी, आपको पता है सिंगल इम्पी क्या कैरी कर सकती है, मल्टीपल पब्लिक यूजर आइडेंटिटी कैरी कर सकती है। और एक पब्लिक यूजर आइडेंटिटी मल्टीपल डिवाइसेस और मल्टीपल कॉन्टेक्ट एड्रेसेस, मल्टीपल डिवाइसेस रजिस्टर्ड कर सकती है, राइट। एक इम्पी में मल्टीपल डिवाइसेस रजिस्टर्ड हो सकते हैं और एक इम्पी में मल्टीपल इम्पूस। तो इम्पू इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइक एक ये इम्पी है, ओके, ये आपकी एक प्राइवेट एक इमजी है, ये आपकी एक इमजी है। इस इमजी से 5 इम्पू रजिस्टर्ड है। क्या है, 5 इम्पू रजिस्टर्ड है। ओके, 5 इम्पू रजिस्टर्ड है, इसी को क्या बोलेंगे, एक इमजी से 5 इम्पू रजिस्टर्ड है, 5 इम्पू रजिस्टर्ड हैं, और इन्हीं के ग्रुप को हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड। क्या है, यूजर्स का, ये है AOR, बड़े बॉक्स के अंदर जो पूरा भरा है सब बिलोंग्स कर रहा है, यानी इस यूजर का इम्पू, ये AOR1 है, AOR2 है, AOR3 है, AOR4 है। इसीलिए हम बोलते हैं टू एंड फ्रॉम में क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल मतलब जो भी चेंज हो जाए, फिक्स है क्या, बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं, एंड बिलोंग्स टू इस एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड, उसके एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड यानी उसकी पब्लिक यूजर आइडेंटिटी, पब्लिक यूजर आइडेंटिटी हम आपको दे रहे हैं, ये लॉजिकल एड्रेस है, पब्लिक यूजर आइडेंटिटी, इसी को बोलते हैं बिलोंग्स टू इट्स एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी जो ये यूजर होगा इसी के किसी एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड में ही कोई एड्रेस है, इसी का कोई एड्रेस है, मुझे ये पब्लिक यूजर बना है, जो उसके एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड में जाओगे ना तो दिख जाएगा। अब ये वाली जो पब्लिक यूजर आइडेंटिटी है, अब ये भी कितने जगह पर रजिस्टर्ड है, 4 प्लेसेस पर, प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, प्लेस 4, यानी 4 एड्रेसेस ये भी कैरी कर रहा है। एक यूजर आइडेंटिटी, एक एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड, 4 यूजर आइडेंटिटी, 4 डिवाइसेस पर रजिस्टर्ड है। इसको बोलेंगे एसोसिएटेड यूराई। यूराई मतलब एक एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इसको बोलेंगे, इसको हम भेजते हैं P एसोसिएटेड यूराई में, कि एक पब्लिक यूजर आइडेंटिटी सिंगल एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड इज नाउ रजिस्टर्ड एट दीज दीज एसोसिएटेड, यानी एक पब्लिक यूजर आइडेंटिटी के साथ इतने एड्रेसेस एसोसिएटेड है। पी एसोसिएटेड यूआई जो एक प्राइवेट यूजर आइडेंटिटी, जब नेटवर्क में आप जैसे ही रजिस्टर्ड होगे, आप रजिस्टर करोगे, ये लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, ये लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो यहाँ से 200 ओके सेंड करेगा, इसी 200 ओके में एक हीडर सेंड करेगा पी एसोसिएटेड यूआई, पी एसोसिएटेड यूआई, और इसी पी एसोसिएटेड यूआई में इन लोगों का एड्रेस भी, कि सिंगल पब्लिक यूजर आइडेंटिटी, सिंगल इम्पू, सिंगल एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड AOR से कितने डिवाइसेस रजिस्टर्ड, तो 4 यूआई आपको रिटर्न कर देगा कि इतने एड्रेस है, पी एसोसिएटेड यूआई। सो नाउ अभी यूजर बी को क्या पता है, यूजर बी और ए दोनों रजिस्टर्ड हैं। अब इसने लाइक यहाँ से इनवाइट रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, और इस इनवाइट में हमने क्या बोला, इस इनवाइट में हमने फ्रॉम में अपना फोन नंबर यानी अपना एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड दे दिया, और कांटेक्ट में हमने क्या बोल दिया, भैया मैं डिवाइस 2 से फोन कर रहा हूं आपको, डिवाइस 2, डिवाइस आईडी दे दिया, डिवाइस 2, और 2 में किसका एड्रेस दिया, यूजर बी का, ये है आपका यूजर बी का एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड।
तो इसने आइडेंटिफाई किया नेटवर्क यूजर बी। अब यूजर बी का क्या दिया, एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड। और ये एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड, इसका एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड किस डिवाइस पर रजिस्टर्ड है, नेटवर्क को पता है ना, नेटवर्क को तो पता ही है। तो आपकी रिक्वेस्ट इनवाइट यहाँ पर फॉरवर्ड हो गई, इनवाइट। ओके, और इनवाइट में हमने क्या दिया, एक कॉन्टेक्ट हीडर दे दिया। अब यूज क्या है कॉन्टेक्ट का, देखो कॉन्टेक्ट दे दिया। तो इंड टू इंड कम्युनिकेशन के लिए कॉन्टेक्ट हेल्प करता है। फ्यूचर रिक्वेस्ट, इफ यूजर एजेंट बी, ये यूजर बी वांट टू सेंड ए फ्यूचर, कोई फ्यूचर में कोई रिक्वेस्ट सेंड करना हो। अब ये 180 रिंगिंग सेंड करेगा ना, 180 रिंगिंग, 180 रिंगिंग में अपना भी कांटेक्ट दे देगा, ये अपना कांटेक्ट भेज देगा कि मेरा कांटेक्ट बी है, कि अगर डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करना हो, फ्यूचर में आओ कोई रिक्वेस्ट भेजना, डायरेक्ट इस डिवाइस पर भेज देना, डायरेक्ट इस डिवाइस पर भेज देना, यूजर आईडी पर भेजने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब तो हमें जान गो ये मेरा डायरेक्ट एड्रेस है, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, नेटवर्क में मुझे ढूंढो मत। इनवाइट के टाइम पर आपने नेटवर्क में ढूंढ लिया, बहुत है। अदर फ्यूचर रिक्वेस्ट भेजना है तो एड्रेस है ना, भेजो ना डायरेक्ट। इसीलिए एक्नॉलेजमेंट वगैरह आप क्या करते हो, इंड टू इंड भी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैसे पॉसिबल, वो बोलते हो ना इंड टू इंड मैसेज है, इंड टू इंड, हाउ इंड टू इंड पॉसिबल। अगर आपको इंड पॉइंट का एड्रेस ही नहीं पता है, केवल यूजर आइडेंटिटी पता है, तो यूजर तो नेटवर्क में अवेलेबल है, और यूजर नेटवर्क में है तो एक यूजर मल्टीपल इंड पॉइंट पर रजिस्टर्ड हो सकता है, तो हाउ आप इंड टू इंड कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। इंड टू इंड कम्युनिकेशन मीन्स इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होगा। तो अभी बी में इनके कांटेक्ट है, यानी बी के पास ए का कांटेक्ट डिवाइस एड्रेस आ गया इनवाइट में, 180 इसको फॉरवर्ड हुआ, इसके पास बी का। अब ये इंड टू इंड कम्युनिकेशन, अब ये किसी प्रॉक्सी सर्वर को बाईपास कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं ना। इसलिए एक्चुअल फिजिकल एड्रेस कि कहाँ से रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हो रहा है। अब नेटवर्क भी तो आपको आइडेंटिफाई करेगा ना कि यूजर भी कहाँ रजिस्टर्ड है, किस इंड पॉइंट पर रजिस्टर्ड है, किस इंड पॉइंट पे। लाइक आपने, आपको दो इंड पॉइंट पर अवेलेबल हो, इसको पहले आपने इस यहाँ फॉरवर्ड किया, आप यहाँ बिजी जा रहे हो, 486 यूजर बिजी आपने भेज दिया, फिर आप क्या करोगे, नेटवर्क आपको इस वाले डिवाइस पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, और आपने यहाँ से आंसर कर दिया। ठीक है, ये फॉर्किंग वगैरह यही होता है कि सिंगल यूजर, आप ऑफिस में भी एक फोन ले लो, एक एंड्रॉइड में, एक सॉफ्ट फोन में, एक यूजर आइडेंटिटी को मल्टीपल डिवाइसेस में रजिस्टर्ड कर लो। ये कैसे काम करता है, आप कभी ऑफिस में काम करते हो, टीम ऐप है, आपका मेल आईडी होगा समथिंग, जैसे मेरा मेल आईडी को समथिंग एट समथिंग एन ऑन करके ऐसा कुछ है, ठीक है, समझ रहे ना, ऐसे कुछ है। मान लो क्या है, मान लो airtel.com है, ये मेरी मेल आईडी है। अब मेरा जो टीम ऐप है ना, टीम मैं क्या करता हूँ, मेरा टीम सिस्टम पर है, यानी लैपटॉप पर भी रजिस्टर्ड है, सेम मेल आईडी, सेम टीम ऐप, सेम यूजर आईडी, सेम ये यूजर आइडेंटिटी, सेम यूजर आइडेंटिटी, सेम एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड, कहाँ रजिस्टर्ड है, लैपटॉप में भी, और मेरे मोबाइल में भी टीम ऐप है, सेम ईमेल आईडी से, सेम ईमेल, यानी एक यूजर देखो दो इंड पॉइंट पर रजिस्टर्ड है। और कभी वॉइस कॉल आती है ना, कभी वॉइस कॉल आती है तो मेरा नेटवर्क दोनों पे भेज देता है, मुझे दोनों भेज देता है। और जब मैं यहाँ से आंसर करता हूँ ना, डिवाइस 2 से आंसर कर दिया तो डिवाइस 1 को ये क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, तो हमारा कम्युनिकेशन इस डिवाइस से पॉज क्या होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है। इससे हमारा इंड टू इंड कम्युनिकेशन चल रहा है। तो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए कॉन्टेक्ट बहुत मस्ट है। कॉन्टेक्ट क्या होता है, इंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है, इंड यूजर एड्रेस होता है, ठीक है। यू कैन से इट इज एसोसिएटेड डिवाइस एड्रेस, जहां पर हम अपना इंस्टांस एड्रेस है, तो कॉन्टेक्ट होता है, हम रजिस्ट्रेशन के टाइम ही नेटवर्क को अपना कॉन्टेक्ट एड्रेस भी देते हैं, एसोसिएट करता है वो हमारे डिवाइस एड्रेस से, जो हमारा एक्चुअल फिजिकल एड्रेस होता है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिवाइसेस, यूज टू इंड पॉइंट्स क्या है, लाइक हमारा लैपटॉप है, हमारा मोबाइल है। सर इसमें जो यूयूआईडी होती है वो यही होता है, एमआई नंबर। सॉरी, आपका वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा, इवन जस्ट हमें ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं सर बिल्कुल। यूयूआईडी जो यूज होती है वो एमआई नंबर ही होता है। किसी को सुनाई पड़ रहा है क्या? हेलो, हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा सर इसमें इंस्टांस में जो यूयूआईडी यूज होती है वो ईएमआई नंबर ही होता है क्या, हाँ कोई हाँ, अलग? वो सब देखो ना, वो सब ग्लोबली यूनिक होते हैं ना। एक होता है ना सिर्फ इंस्टांस करके, आप रजिस्टर में देखोगे आगे दिखाएंगे इंस्टांस एड्रेस ना, वो हमारी क्या होती है,
इंस्टांस एड्रेस, यही हमारा ग्लोबली यूनिक होता है, ठीक है। और ये हमें मैन्युफैक्चरर देता है, हम इसे चेंज भी नहीं कर सकते। ओके, तो जब भी आप रजिस्टर्ड मैसेज ओपन करोगे ऐसा जरूर देखोगे, ठीक है। ओके, आप जब भी रजिस्टर, ओके, सो आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्यों जरूरी है। बाय द वे, ऐसा कोई इंटरव्यूअर नहीं है जो आपसे ये पूछेगा कभी, ठीक है, या पूछ सकता है। बस वो ऊपर से पूछ सकता है कि कांटेक्ट में भी एड्रेस क्यों दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रॉम में हम एड्रेस दे रहे हैं, कांटेक्ट में एड्रेस दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, दो प्लेसेस पर रिक्वेस्ट एड्रेसेस देने की क्या जरूरत है, क्या मतलब है फिजिकल एड्रेस का, क्यों रजिस्टर्ड करते हैं फिजिकल एड्रेस। तो उसको बताओ कि सिंगल यूजर आइडेंटिटी, क्योंकि जो फ्रॉम हीडर है वो हमारा क्या है, वो हमारे यूजर्स को आइडेंटिफाई करता है, हमारा एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड है। अब पूछे अब एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड क्या है, अच्छे से उसको समझा देना क्या है एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड। सिंगल सिंगल यूजर आइडेंटिटी, सिंगल प्राइवेट यूजर आइडेंटिटी, सिंगल इमजी, सिंगल प्राइवेट, अभी इस पर और बहुत आगे जाओगे, सब्सक्राइबर प्रोविजनिंग तक जाएंगे हम लोग। सिंगल इमजी और यू कैन से इम्पी, यही क्या है हमारी इम्पी, कैन रजिस्टर्ड मल्टीपल इम्पूस, इम्पू 1, इम्पू 2, इम्पू 10। ओके, यही है हमारे क्या है, इम्पू 2, इम्पू 3, ये हमारे क्या है एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड है। ये हमारे क्या है एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड है, एओआर है, इस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर के एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड है, ये हमारा एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड इसी को बोलते हैं। और नाउ ये वाली इनपुट 10 डिवाइसेस को रजिस्टर्ड हो सकते हैं, 10 डिवाइसेस इससे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, 10 डिवाइस, ये क्या है 10 डिवाइस इस पर है, 5 डिवाइस इस इनपुट से रजिस्टर्ड है, 3 इससे। ओके, तो इनके 10 डिवाइसेस है तो 10 एड्रेस भी होंगे ना, तो इनके एड्रेसेस के ग्रुप को क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड यूराई, क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड यूराई। कैसे मालूम चलेगा, रजिस्टर मैसेज का 200 ओके में पी एसोसिएटेड यूराई हीडर आएगा, उसमें सभी डिवाइस सभी एड्रेसेस होंगे, सभी के यूराई होंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर ऑल इंड पॉइंट के। अब आप बोलोगे कि एक जगह पर एक ही, अगर एक ही इनपुट से एक ही डिवाइस रजिस्टर्ड है तो कह दो फिर नहीं आएगा, फिर केवल एक ही है ना। तो पी एसोसिएटेड यूराई 0 और मोर हो सकते हैं, क्या 0 और मोर, ठीक है। अब रजिस्टर मैसेज को कभी ओपन करना, एनालाइज करना, अगर वो मल्टीपल प्लेसेस पर रजिस्टर्ड होगा तो पी एसोसिएटेड यूराई में बता देगा, नेटवर्क आपको सभी बता देता है कि ये जो आप एओआर यूज कर रहे हो ना, जो आप ये इम्पू सेंड किए हो, जिस इम्पू से आप रजिस्टर्ड हुए हो ना, इस इम्पू से 5 प्लेसेस पर और आप रजिस्टर्ड हो, नेटवर्क आपको बताता है। और ये एड्रेसेस हैं आपके, 200 ओके, रजिस्टर मैसेज का 200 ओके में बोलता है, ठीक है। ओके, सो रिकॉर्डिंग अभी मैं शेयर करता हूँ और